हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखो, आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है। लिखिए मेरे साथ। चैप्टर का नाम है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम। देखो, कुछ लोग जो है इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है, मैं आपको बताऊंगा। जरा देखो, ये चैप्टर आखिर क्यों क्रिएट हुआ, इसका क्या मतलब निकल कर। बहुत पेशेंस वाइज मेरी बात सुनेंगे आप। स्टार्टिंग का 5 मिनट पहले चैप्टर का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए, फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। देखो जरा, मैं ना आपकी कहानी बताता हूँ। देखो, आप अभी एक छोटे से बच्चे हो। ये आप हो बच्चे, आप अपने आप को समझना। कल को ना आप बड़े बच्चे बन जाओगे। बड़ा बच्चा बनने के बाद जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाएंगी। जिम्मेदारी जब आएगी तो बड़ा मतलब डिग्री जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना बच्चे, और उस केस में जब आपको अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपने लाइफ को सेट करना है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 तरीके से लाइफ को सेट कर सकते हो। अगर हम कॉमर्स के अंदर में है तो, अगर हम कॉमर्स के बच्चे हैं तो हम 3 तरीके से लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। एक तरीका है, या तो किसी कंपनी में जाके आप जॉब कर लो। किसी कंपनी में जाओ और आप जॉब करना शुरू करो, आप आगे बढ़ जाओगे। अगर जॉब करने का मन ना करे तो आप एक काम करना, बिजनेस कर लेना। बिजनेस किसी भी चीज़ का, कोई सामान बेचना है, दूध बेचना है, पानी बेचना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, जो भी मन करे आप काम कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी इंटरेस्ट आपका नहीं है और आप अपने कॉमर्स में जो आपका मास्टरी है अकाउंट्स, अगर आप अकाउंट्स में आगे बढ़ना चाहते हो बच्चे, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना अकाउंटिंग फर्म खोल लेना। अकाउंटिंग फर्म, आपका काम चल जाएगा और काम का चलेगा, बहुत आगे बढ़ोगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। सर, अकाउंटिंग फर्म में क्या होता है, देखो ये बात तो आप अपने आप सीख जाओगे जैसे जैसे आप आगे बढ़े होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊं जो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, वो बातें मैं आपको समझाऊं। अकाउंटिंग फर्म में क्या होगा बच्चे कि आपके पास 3 तरीके के लोग आपके पास आएंगे। एक आदमी जो बहुत छोटा है, एक थोड़ा सा उससे बड़ा है, आप देख सकते हो, और एक बहुत बड़ा आदमी है आपका। 3 तरीके के लोग आपके पास आएंगे। सर, तीनों में क्या फ़र्क है। देखो, ये एक छोटा इंसान है बच्चे, कोई दूध वाला, कोई पान वाला, कोई राशन वाला, जो छोटे मोटे काम कर रहा है बस। ये जो है ना, थोड़ा सा इससे बड़े स्केल पे है, थोड़ा सा बड़े स्केल पे। जैसे कि कोई आपका शॉपकीपर हो गया, कोई शोरूम चला रहा आपका। और ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं बच्चे। हमारे कंट्री में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। पता है, इन तीनों की आपकी कभी ना कभी रिक्वायरमेंट आएगी अगर आप अकाउंटिंग फर्म चलाते हो तो। जरा सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या होने वाला है। ये आदमी जो एक दूध वाला है, पानी वाला है, राशन वाला है, जरा बताओ क्या कभी इसने अकाउंट्स मेंटेन किया होगा बच्चे। क्या जो आदमी दूध बेच रहा है, पानी बेच रहा है, वो कभी अकाउंट्स मेंटेन किया होगा? नहीं किया होगा बच्चे। कहाँ उसके पास इतने पैसे कि एक अकाउंटेंट को रखेगा, उसको सैलरी पे करेगा, ये खुद अकाउंट्स को थोड़े ही जानता है। इसने कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया। लेकिन ये भी जानना चाहेगा कि मैंने 1 साल में कितना प्रॉफिट कमाया। मेरे बच्चे, ये आपके पास आएगा, आप अपनी इंटेलिजेंसी से इसके प्रॉफिट को आप बता देना कि भैया आपने इतना प्रॉफिट कमाया है। सर, वो इंटेलिजेंसी कैसे यूज की जाएगी, चिंता ना करो, इस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि चैप्टर में करना क्या है। एक आदमी जो थोड़े से बड़े स्केल पे है, थोड़ा सा, जैसे कोई शोरूम का मालिक है जी, कोई छोटे मोटे फैक्ट्री चला रहा है। देखो, इसने भी बहुत सारे अकाउंट्स तो मेंटेन नहीं किए, लेकिन थोड़े मोटे अकाउंट्स मेंटेन किए जितना वो कर सकता है अपने आप। वो थोड़ी इसकी इतनी औकात है कि एक अलग से अकाउंटेंट रखेगा, उसको 30-40 हज़ार की सैलरी पे करेगा। तो इसने क्या क्या होगा, खुद ही थोड़े मोटे अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे। वो अकाउंट्स लेकर आपके पास आएगा, कहेगा कि जरा बताओ जी मेरा प्रॉफिट कितना है। तो इनका भी प्रॉफिट आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, आप चिंता ना करना। ये जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा हो गया, बिरला हो गया, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, बहुत बड़े बड़े लोग आपका है। देखो, इनके पास ऑलरेडी अपने अकाउंटेंट होते हैं जो अकाउंट्स अपना मेंटेन करते हैं। लेकिन कभी कभी इनके अकाउंट्स में आग लग जाती है बच्चे, चोरी हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इससे क्या हुआ कि इनका अकाउंट्स खत्म हो चुका है। तो कभी ना कभी ये भी आपके पास आ सकते हैं कि देखो जी हमने अकाउंट्स मेंटेन तो किया था, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। आप एक काम करो, अपने इंटेलिजेंसी से आप मेरा बता दो मेरा प्रॉफिट कितना है। पर बच्चे, इस तीनों का प्रॉफिट आपको निकाल के बताना पड़ेगा।
इस चैप्टर की यही आपकी रिक्वायरमेंट है। ध्यान देना, चैप्टर का नाम आपका है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्या होंगे? इनकम्प्लीट होंगे। अगर आप तीनों की बात करो तो क्या रिकॉर्ड्स या तो है ही नहीं या फिर बहुत इनकम्प्लीट है बच्चे, कम रिकॉर्ड है, लेकिन आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये हमने आपको बताया कि अगर कल को अकाउंटिंग फर्म, एक फर्म खोलते हो आप अकाउंटिंग को लेकर, तो क्या क्या काम करना पड़ सकेगा? सर क्या यही काम करना होगा? नहीं बच्चे, और भी कई सारे काम होते हैं, बट हम उसमें थोड़े ही फोकस करेंगे। हमारा काम क्या है कि अगर मैं आपको बड़ा करा दूं तो इस चैप्टर से जुड़े कौन कौन सी बातें आपको करना पड़ेगा, ये आपको काम करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो, चैप्टर का अल्टीमेट आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि चैप्टर में कर क्या रहे। इस चैप्टर में क्या होगा? हर एक क्वेश्चन में अकाउंट्स बिल्कुल कम होंगे, लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए होंगे जी, और उस लिमिटेड रिकॉर्ड से आपने क्या करना होगा बच्चे? आपको प्रॉफिट यहाँ पर निकालना होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा मैं आपको सिखाता हूँ। आप जरा लिखना शुरू करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को निकालने के लिए, किसी फर्म के प्रॉफिट को निकालने के लिए आपके पास जो मेथड्स है वो दो है, साथ साथ लिखेंगे ना, आगे ना पीछे आपका। एक है बच्चे आपका स्टेटमेंट, पहला मेथड आपका है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, अफेयर मेथड आपका, ये पहला मेथड आपके पास है। और सेकेंड जो मेथड आपका है वो है कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड। सर ये दोनों में क्या फर्क है मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करो, स्लोली स्लोली चैप्टर को चलने दो। आपके दिमाग में अभी कोई सवाल ना उठे, जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आप थोड़ा पेशेंस वाइज मेरी बात को सुनना, है ना, आपको अच्छा लगेगा चैप्टर आपका यहाँ पे। तो हमने कहा कि देखो जी, अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आपको प्रॉफिट निकालना है तो दो तरीका हमारे पास है, एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, दूसरा आपका कन्वर्जन मेथड। आप दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो। सर दोनों में क्या फर्क है मैं आपको बताऊंगा। पहले याद रखना, मैंने तीन तरीके के लोग आपको बताए थे, एक छोटा, एक एवरेज और एक बहुत बड़ा। पर बच्चे जनरली ये लोग जब आते हैं ना आपके पास, एक दूध वाला, राशन वाला, पानी वाला, तो इनके लिए आप क्या करते हो? इस मेथड को फॉलो करते हो। जब इनका प्रॉफिट निकालना होता है तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड को फॉलो करते हैं, लेकिन जब हम इनका प्रॉफिट निकालते हैं बच्चे, इनका प्रॉफिट, तो जनरली हम क्या करते हैं? कन्वर्जन मेथड को फॉलो करते हैं, कन्वर्जन मेथड को। आपका सर दोनों में क्या फर्क है मैं आपको समझाऊंगा, चिंता नहीं करना। मैं आपको आज एक काम करता हूं, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों मेथड जो है बच्चे वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट निकालने का आपका तरीका है, ठीक है ना। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम अपने पहले मेथड पर फोकस करेंगे जिसका नाम है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। पहले हम इसको समझेंगे जी, फिर बाद में हम उसको भी समझ लेंगे। तो पहले मैं इसको मिटाऊंगा, आपने लिख लिया होगा मेरे साथ, मुझे विश्वास है। और आप ना मेरे साथ एक काम करो, मेरे साथ एक काम करो, लिखो जरा आप यहाँ पे हेडिंग, आज का टॉपिक आपका है जी, आज हम सीख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। अगर कोई बाहर वाला इंसान आपसे मिल जाए और वो पूछे कि जरा बताओ आप ये दो मेथड में क्या कर रहे हो या इस चैप्टर में क्या कर रहे हो, तो आप कहना कि भैया रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है या रिकॉर्ड्स है ही नहीं, हम उनसे भी प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और हाँ रियल प्रॉफिट, सही प्रॉफिट आपका, ठीक है ना। देखो जरा क्या होगा इस मेथड के अंदर में, इस मेथड के अंदर में आप ना एक काम करना, मेरी बात ध्यान सुनेंगे, आप एक डायग्राम यहाँ बनाओ, एक डायग्राम यहाँ बनाओ। देखो थोड़ा सा ना आपको परेशानी होगी क्योंकि मैं बार बार बीच में चेंज करूंगा, इसलिए डायग्राम आप बड़ा बना लो ताकि मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पे क्या करो, चेंज कर पाओ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका रजिस्टर का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का आपने एक डायग्राम बना लिया, और इस डायग्राम पे आपने यहाँ लिखा, मान लो 1 जनवरी 2017, ये हमारा 1 जनवरी 2017 है, और यहाँ मैंने लिखा जी आपका 31 दिसंबर 2017, यानी कि साल का एंड, साल का एंड हुआ। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान से मेरे बच्चे, ये जो इंसान है ना, ये इंसान वो राशन वाला, वो दूध वाला, जो बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रहा है, ये छोटा इंसान है बच्चे, ये छोटा इंसान है जो आपके पास आता है और आके कहता है कि चलो बताओ हमने कितना प्रॉफिट कमाया। हमने पूछा इससे कि क्या तुमने कोई अकाउंट्स मेंटेन किया, बोलता कि ना हमने कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया है। हमने कहा चल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा प्रॉफिट बताता हूँ। देखो आप क्या करना, आप क्या करना, जो इस फर्म को चला रहा बच्चे, अकाउंटिंग फर्म जो चला रहा है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप इनसे 2-3 सवाल करना। वो सवाल क्या मैं बताऊं, आप पूछना उससे कि जरा बताओ साल के स्टार्टिंग में तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल कितना था, मतलब जब इस साल की स्टार्टिंग हुई थी तो बिजनेस में तुम्हारा कैपिटल कितना लगा हुआ था,
मान लो अमाउंट कहता है कि भैया हमने 8 लाख का अमाउंट लगाया था, 8 लाख का अमाउंट आपका 8 लाख रुपए। अब सब पूछना कि जरा ठीक है बताओ आज यानी कि एंड में तुम्हारा कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है साल के एंड में तुम्हारा कैपिटल कितना है। वो कहता है, ये छोटा इंसान कहता है कि देखो जी साल के एंड में मेरा जो कैपिटल आपका 8 लाख था स्टार्टिंग में, वो बढ़ के 15 लाख का अमाउंट हो चुका है। तो आप उससे कहना कि देखो जी तब तो बात सिंपल हो गई, तुम्हारा कैपिटल स्टार्टिंग में 8 लाख रुपए था, बढ़ के 15 लाख रुपए हो गया, यानी कि 7 लाख से जो कैपिटल बढ़ गया कि तुम्हारा कैपिटल जो एंड में कह रहे हो कि 15 लाख रुपए का अमाउंट है, ओपनिंग में तुम्हारा कैपिटल 8 लाख रुपए का था, तो कैपिटल में जो 7 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है यानी कि तुमने प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है बच्चे। तो आप उसे समझाना कि भैया आपने 7 लाख का प्रॉफिट कमाया है, आप एक काम करो इस प्रॉफिट को लेकर आप मस्ती करो कि हाँ भैया हमने 7 लाख का प्रॉफिट कमाया, खुशी मनाओ, आप मेरा फीस पे कर दो, है ना बच्चे। तो इस छोटे इंसान ने क्या किया, आपको फीस पे किया आपका, और वो दिमाग में लेके जा रहा है कि 7 लाख का प्रॉफिट हमने कमाया है। लेकिन ये इंसान जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, इसको एक बात याद आ गई बच्चे, एक बात याद आ गई। वो दौड़ के आपके पास आया, बोला कि अकाउंटिंग भैया हमने ना इस साल के बीच में कुछ और भी किया था जो हमारा यहाँ पे लगता है कि कैपिटल को अफेक्ट किया। हमने पूछा क्या, उसने कहा कि देखो साल के बीच में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग द ईयर, कहता है कि साल के बीच में हमने यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स किया था, मतलब बिजनेस से पैसा निकाला था और घर लेके चला गया था, क्योंकि हमें भूख लगी थी, हमारे बाल बच्चे सबको खाने की रिक्वायरमेंट थी, और खाने के रिक्वायरमेंट के लिए जो पैसा हमने क्या किया था, बिजनेस से निकाला था। तो आप एक काम करो कि ये 3 लाख का मेरा ड्राइंग्स हुआ है, अब जरा बताओ मेरा प्रॉफिट कितना है। तो फिर आप उस छोटे इंसान को कह रहे हैं कि फिर ये प्रॉफिट 7 लाख का नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, फिर आप उसको क्या समझाएंगे। आप कहना कि यार तुम्हारा एंड में जो कैपिटल है वो 15 लाख रुपए का अमाउंट है। आप कहना कि देखो ये एंड का जो कैपिटल है 15 लाख, वो 3 लाख के ड्राइंग्स हो जाने के बाद, ड्राइंग्स जो हुआ है बच्चे उससे कैपिटल क्या हो गया, जेन में कम हो गया, ड्राइंग्स हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं। तो आप उसको समझाना कि अगर ये 3 लाख की ड्राइंग्स नहीं हुई रहती, अगर ये ड्राइंग्स ना हुआ रहता, तो एंड में जो तुम्हारा कैपिटल 15 लाख है ना, वो 3 लाख और होता, यानी कि 18 लाख का अमाउंट यहाँ पे होता, 18 लाख का अमाउंट। समझ लो मेरी बात, कोई बड़ी बात थोड़ी सिखा रहा हूँ जी, आप जानते हैं इस बात को यार। 15 लाख आप एंड में कैपिटल बता रहे हो, लेकिन तब जब 3 लाख की आप ड्राइंग्स कर चुके हो, अगर ये ड्राइंग्स ना हुआ होता तो फिर तुम्हारा कैपिटल एंड में कितना होता है, 18 लाख आपका। फिर आप कहना कि यार 18 लाख एंड में होता, स्टार्टिंग में जो तुम्हारा कैपिटल था वो 8 लाख का अमाउंट था, तो 8 लाख जो बढ़ के 18 हो गया, यानी कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है, 10 लाख का, है ना बच्चे, 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है। तो जरा बताओ ये छोटा इंसान और खुश हो जाएगा ना कि कहाँ हमने 7 लाख सोचा था 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। और स्वाभाविक सी बात है, आप जरा बताओ यहाँ पे कि 8 लाख बढ़ के 15 लाख हो गया, तो 7 लाख का एक तो ये प्रॉफिट कमाया आपने, और 3 लाख का जो ड्राइंग्स आप घर लेके जा चुके वो भी प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट ही तो है। तो कितना कमाया आपने, टोटल 10 लाख का अमाउंट कमाया। बात समझ में आ रही है? तो सर हाँ समझ में आ रही है, पता है। अब ये छोटा इंसान ना और खुश हो गया, बोला कि यार हमने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है, और फिर वो घर जाने लगा। लेकिन जब जैसे रास्ते में गया, इसको एक बात और ध्यान में याद आ गई, वो दौड़ कर आपके पास आया, बोला कि अकाउंटिंग भैया ड्यूरिंग द ईयर हमने एक और भी काम किया था। हमने पूछा क्या, जरा बताओ। तो उसने कहा कि देखो घर की मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी, घर में मेरे वाइफ के जो ज्वेलरी थे उनको मैंने बेच दिया था एक समय, और वो बेच के पैसा भी मैंने बिजनेस में डाला था। कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई थी बिजनेस में, तो मैंने घर का यानी कि पर्सनल कोई एसेट्स बेचकर वो पैसा भी बिजनेस में हमने डाला था। तो एक्चुअली वो कहना चाहता है कि मैंने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल दिया है बच्चे। वो कहना चाहता है कि हमने बिजनेस में क्या किया है, एडिशनल कैपिटल दिया है। हमने पूछ लिया कि जरा बताओ कितना तुमने घर की जो प्रॉपर्टी थी, घर में जो वाइफ की ज्वेलरी थी, वो कुछ भी आपने बेच के बिजनेस में कितना डाला। वो कहता है कि देखो जी हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, 5 लाख। तो आप कहना जरा सोच लो पहले, और तो कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि अब मैं दोबारा नहीं सुनूंगा, इतने कम फीस पे कर रहे हो 500-600 रुपये, और इतनी सारी बातें बार बार बोल रहे हो। जरा सोच लो कि कैपिटल में कोई और तो चेंज नहीं किया था,
उसने कहा कि नहीं अब हमने कोई चेंज नहीं किया था, कसम खाता हूँ, आप बता दो मेरा प्रॉफिट कितना है। तो फिर आप इस छोटे इंसान का प्रॉफिट निकालना कुछ इस तरीके से, जरा सुनना। देखो आपने क्या बोला, आपने कहा कि कैपिटल आपका 15 लाख से एंड में, आपका जो कैपिटल है कितना जी, 15 लाख रुपए। लेकिन ये जो एंड में कैपिटल है, ध्यान देना, इस एंड में जो कैपिटल होता है बच्चे, इसमें ये सारी बातें ऑलरेडी प्लस माइनस हो जाती हैं। आप पढ़े हो ना, एंड का कैपिटल निकलते समय ये ड्राइंग एडिशनल कैपिटल ऑलरेडी प्लस माइनस हो चुके होंगे। तो आप उसको समझाना कि 15 लाख जो एंड में कैपिटल है, ये ड्राइंग्स 3 लाख का हो जाने के बाद अगर ये ड्राइंग्स ना हुआ होता तो 3 लाख कैपिटल आपका और होता, यानी कि 18 लाख का अमाउंट। फिर आप उससे कहना कि आपने 5 लाख जो एडिशनल कैपिटल दिया है, इसके बाद आपका कैपिटल बढ़ के एंड में 15 लाख हो गया है। जो भी साल के बीच में होता है ना बच्चे, वो कैपिटल से ऑलरेडी प्लस माइनस हो जाता है। तो 15 लाख में ये 5 लाख रुपए वो मिला है जो आपने घर से लगाया था जी। अगर ये 5 लाख आप नहीं लगाए होते, तो उस केस में आपका जो कैपिटल होता वो कितना होता जी, 13 लाख का अमाउंट आपका। अब सुनो मैंने क्या बोला बच्चे, मैंने क्या किया कि क्लोजिंग कैपिटल में इन दोनों के इंपैक्ट को खत्म कर दिया। अगर ये ड्राइंग्स ना होता तो कैपिटल आपका बढ़ जाता, अगर आप एडिशनल कैपिटल ना दिए होते तो फिर कैपिटल कितना होता आपका यहाँ पे 13। मेरे बच्चे इस 13 को हम बोलेंगे आपका एडजस्टेड कैपिटल, हम इससे बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। सर लिखे, नहीं लिखना, मैं इसको तरीके से लिखाऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी कैपिटल में चेंजेस पूरे साल में आए हैं, उनके इंपैक्ट को खत्म करने के बाद हमारा एंड में कैपिटल कितना होता है, दैट इज 13 लाख का अमाउंट। तो ये 13 लाख। और जरा बताओ आपका जो ओपनिंग कैपिटल है, वो कितना अमाउंट बता रहा है बच्चे आपका यहाँ पे, 8 लाख का अमाउंट। तो जरा सोचो ना कि अगर आपके साल के स्टार्टिंग में कैपिटल जो 8 लाख का था, अगर वो कैपिटल आपका बढ़कर यहाँ पे 13 लाख का हो चुका है, तो कैपिटल में जरा बताओ इंक्रीमेंट कितने का हो गया, सर 5 लाख का अमाउंट आपका। तो मेरे बच्चे इसका मतलब कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है ना, वो कितना कमाया, 5 लाख। ये फिगर आप क्या करना, उस छोटे इंसान को बता देना, वो 5 लाख के फिगर को लेकर घर चला जाएगा और उसको जो करना होगा करेगा। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो हमारा फीस मिल गया और वो अपना काम समझे, हम अपना काम समझेंगे, काम पूरा आपका हो गया है ना। यही तो काम करना बच्चे, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड। पता मैंने क्या किया, आप इसको लिखना नहीं, मैं अब इसको हटाता हूँ। मैंने क्या किया, मैं आपको समझा दूँ 2 मिनट में, क्योंकि मुझे पता आप बोर हो रहे हो, ये चीज़ें आप जानते हो ऑलरेडी, 11वीं क्लास में पढ़ते आ रहे ठीक से आपका स्टार्टिंग से। ये हमने क्या किया, एक्चुअली होता क्या है ना कि ये आपका जो, चलो मैं यही बता देता हूँ, आपका ओपनिंग कैपिटल और जो क्लोजिंग कैपिटल है ना बच्चे, ओपनिंग क्लोजिंग, इसमें चेंज होने के 3 मेन रीजन होते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग में जो चेंजेस आते हैं उसके 3 मेन रीजन होते हैं। मेन क्या, 3 ही रीजन होते हैं, 3 ही होते हैं। एक आपका ड्राइंग्स, एक आपका एडिशनल कैपिटल, और अब जो लिख रहा हूँ आपको नहीं लिखना, एक होता है आपका प्रॉफिट या फिर लॉस। आप याद कीजिए बचपन से आपने जितना अकाउंट सीखा है, अब कैपिटल में जो चेंजेस लाते हैं बच्चे, कैपिटल में जो प्लस माइनस करते हैं, वो 3 चीज़ें ही होती हैं, या तो आपका एडिशनल कैपिटल, या फिर आपका ड्राइंग्स, या फिर प्रॉफिट या लॉस। तो हमने क्या किया, क्लोजिंग ओपनिंग में से अगर इस 2 के इंपैक्ट को खत्म कर दूं, तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट या लॉस। अगर कैपिटल बढ़ गया तो प्रॉफिट कहूँगा और घट गया तो लॉस कहूँगा। बात समझ में आ रही है आपको सर? हाँ जी। तो मैं पता क्या करने वाला हूँ, इसी बात को, क्योंकि आप क्वेश्चन की कॉपी कर चुके हैं, एग्जाम्पल था मेरा, ये क्वेश्चन को नहीं था, इसकी कॉपी कर चुके हैं। अब मैं इसका सॉल्यूशन जो है ना आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि आप एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, सॉल्यूशन के अंदर में इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे आप यहाँ पे, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। आपने अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इस 1 साल में क्या प्रॉफिट या क्या लॉस कमाया है, उसको पता करने का मैं आपके पास एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। चेक कीजिए आप कैसे बनाएंगे। ये लिख रहे बच्चे, मेरे साथ लिखना आपको, मैं स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ एग्जाम में कैसे लिखना है। आप पहले ना कैपिटल एट एंड,
यानी कि जो आपका क्लोजिंग कैपिटल है आप उसको यहाँ रिकॉर्ड कीजिए। कितना अमाउंट है आपका? 15 लाख का अमाउंट। तो आपने क्या किया, 15 लाख का कैपिटल यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो इस प्रॉफिट लॉस को छोड़ के जो बाकी के 2 रीजन हैं आप उसके इम्पैक्ट को खत्म करो। मेरे शब्दों को सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमने कहा कि 3 लाख की ड्रॉइंग्स होने के बाद कैपिटल आपका 15 है। अगर ये ड्रॉइंग्स ना हुआ रहता, अगर ये ड्रॉइंग्स ना हुआ होता तो उस केस में कैपिटल आपका ज़्यादा होता। तो ड्रॉइंग्स जो आपका है ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, मेरे बच्चे इस ड्रॉइंग्स को आप क्या करें, इस 3 लाख को यहाँ पे लाके आप ऐड करते हैं। सुन लो मेरी बात, मैं कुछ भी नहीं बता रहा। कैपिटल जब एंड का हम लेकर आते हैं ओपनिंग से तो ड्राइंग्स को माइनस करते तो हमने उसको ऐड कर दिया जी, इम्पैक्ट खत्म हो गया। और एडिशनल कैपिटल देने से कैपिटल बढ़ गया है। हमने कहा कि अगर ये एडिशनल कैपिटल ना हुआ रहता, अगर ये एडिशनल कैपिटल ना हुआ रहता, लिख रहे हैं आप, एडिशनल कैपिटल आपका जो ड्यूरिंग द ईयर है, अगर ये ना होता ड्यूरिंग द ईयर तो उस केस में लिखेंगे यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर ना होता। कितना अमाउंट है जी? 5 लाख। अगर ये 5 लाख ना हुआ रहता तो जरा बताओ हमारे पास कैपिटल कितना होता? 15 + 3 18 - 5 13 लाख का अमाउंट, 13 लाख है ना बच्चे। इस 13 लाख को आप कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल। ये इसका इंक क्या हो गया, मैंने तो सब कुछ बचा कर रखा था आपके लिए कि ठीक से लिखूंगा। चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ ये कैसे लिखता है। हाँ ये ठीक लिख रहा है बच्चे। लिखेंगे आप एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। आपका एंड में जो एडजस्टेड कैपिटल कितना हो जाता है? 13 लाख का अमाउंट आपका। इस 13 लाख में आपने क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना है। ओपनिंग कैपिटल आपका जरा बताओ, ओपनिंग कैपिटल कितना था यहाँ पे? सर 8 लाख। तो 13 लाख में आप यहाँ पे 8 लाख के अमाउंट को माइनस कर देंगे। जरा बताओ अमाउंट कितना बच गया? सर 5 लाख का अमाउंट यहाँ पे, 5 लाख। पर बच्चे इस 5 लाख को हम क्या बोलेंगे जी? अगर ओपनिंग से कैपिटल बढ़ रहा है तो इसे आप कह देना कि ये नेट प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और अगर ये कम हो जाता तो मैं इसको क्या बोलता जी? लॉस कह देता। अगर कैपिटल आपका कम होता तो मैं क्या करता? लॉस करता। लो, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या दम है? ये टॉपिक तो मुझे लग रहा है कि आज मैं सिर्फ समय बर्बाद करूंगा आपका, कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए। आप घर में 2 मिनट का समय लगा लोगे ना तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आज मैं पूरे क्लास में सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाऊंगा और कुछ भी नहीं। आप कहो तो मैं इसको मिटा दूं क्या? सर हाँ मिटा दो। सर एक बात बताओ ना, आप तो बड़े स्मार्ट हो, आप ना गेम खेल लो हमारे साथ। आपने ये समझाया ठीक है, लेकिन इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड क्यों बोलते हैं सर? ये तो आपने बताया नहीं। बताएंगे बच्चे, अब चिंता ना करो। मैंने कहा ना आज की क्लास जो है वो बहुत आपको अच्छा लगेगा जब क्लास खत्म हो जाएगी। तो आप बस पेशेंस वाइज मेरे साथ सुनते रहना। अगर आपका पेशेंस बीच में लूज हो गया और आपने कहा कि क्लास तो बोरिंग है, मुझे आगे नहीं पढ़ना, तो आप बहुत बड़ी भूल करोगे बच्चे, आपका बहुत बड़ी भूल करोगे। आपको बहुत ध्यान से मेरी बातें सुननी है। एक बात और बता दूं कि 11th क्लास से लेकर ऑनवर्ड जितनी पढ़ाई आपने की है उसमें अगर अकाउंट्स में कोई भी कमी है, कोई भी कमी है, तो मैं कसम खाता हूं वो कमी मैं इस चैप्टर में आपका दूर कर दूंगा। लेकिन बशर्ते कि आपको पेशेंस वाइज मेरी बात सुननी पड़ेगी, है ना। इसमें ये चैप्टर जो है ना बच्चे, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कुछ गलतियां हैं, कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हुए, सबको ठीक करना होगा। मैं सब कुछ सिखाऊंगा और आप सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, आपका अकाउंट्स पूरा का पूरा मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। इस चैप्टर पे पूरा मेरे साथ चलना, देखो आपको कितना मजा आएगा। मैं काम करूँ क्या, भाषण देने के बजाय क्वेश्चन करा दूं मैं, आपको अच्छा लगेगा। आप जरा आ जाओ मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 चेक करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है। आओ जरा चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मिला बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे, जल्दी से देखें अपने बुक में, और क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम का। मिल गया सर? हाँ, ये CA नवंबर 2007 में IPCC लेवल में क्वेश्चन आया था बच्चे, 2 मार्क्स का, है ना। जो इनका आपका क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है और हम कर पाते कि नहीं कर पाते। पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ेंगे आप जल्दी से फटाफट। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है। कहता है कि क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर ए, क्लोजिंग कैपिटल एंड में वो कहता है कि 1,50,000 का अमाउंट है, 1.5 लाख का अमाउंट। फिर कहता है कि ऑन 1/4/2006, मतलब इस साल के स्टार्टिंग में उसका कैपिटल कहता है कि 60,000 था। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर कहता है ही हैड ड्रॉन 40,000 फॉर द डोमेस्टिक एक्सपेंस। डोमेस्टिक मतलब घर के लिए, तो घर के लिए उसने बिजनेस से 40,000 रुपये निकाला बच्चे। ये ड्राइंग्स है आपका, ये ड्राइंग्स कहा जाएगा।
और ही इंट्रोड्यूस 25,000 एज एडिशनल कैपिटल इन फरवरी 2007, यानी कि साल के बीच में उसने एडिशनल कैपिटल भी बिजनेस में डाला है। बोलता बताओ उसका प्रॉफिट कितना है। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी बच्चा जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, सभी कर जाएंगे। चलो स्टार्ट करो, सॉल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 का। लिखो यहाँ पे मेरे साथ, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ड्यूरिंग द ईयर। हमारे इस साल में क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है, इसको पता करने का मैं आपको एक यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्टेटमेंट आपको पता है ना हम क्या करेंगे। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल। जरा पता करो क्वेश्चन में कि कैपिटल आपका जो क्लोजिंग यानी कि एंड का है वो कितना बता रहा है आपको। यहाँ पे बताओ ना कितना बता रहा है क्लोजिंग कैपिटल। सर वो 1,50,000, यहाँ लिखिए 150। मेरे बच्चे ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जिनको आप प्लस करते हो उसको माइनस कर दो, जिसको माइनस करते हो उसको प्लस कर दो, यानी कि उसका इम्पैक्ट खत्म कर दो। यानी कि देखो ना, जो आपको 40,000 का ड्राइंग्स बता रहा है क्वेश्चन में, हमने कहा अगर वो ड्राइंग्स ना हुआ रहता, यानी कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर जो अमाउंट आपका बता रहा है ड्यूरिंग द ईयर, हमने कहा अगर ये ना हुआ रहता, कितना अमाउंट है आपका 40,000। तो बताओ अगर ये ड्राइंग्स ना होता तो एंड में कैपिटल 150 से कम होता कि ज़्यादा होता? सर ज़्यादा होता। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपका 40,000 ऐड किया। माइनस करो आप यहाँ पे एडिशनल कैपिटल आपका लिखिए, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। अगर साल के बीच में एडिशनल कैपिटल आप ना दे रहे थे ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में आखिर ये आपका कितना अमाउंट होता है, कितना बता रहे एडिशनल कैपिटल 25। इन सबके इम्पैक्ट को खत्म करके जरा बताओ, 150 प्लस 40 190 माइनस 25 कितना हो गया, 165 है ना बच्चे, चेक कर लो। सर हाँ वही आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। इसे कहते हैं हम एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। आपका 165 हो गया। हम इसमें से माइनस कर देंगे, हटा देंगे ओपनिंग कैपिटल जो था, साल के स्टार्टिंग का जो आपका कैपिटल था। जरा बताओ आपके साल के स्टार्टिंग में कैपिटल कितना बता रहा बच्चों यहाँ पे। सर साल के स्टार्टिंग में 60,000। तो आप यहाँ से क्या करो, 60,000 का अमाउंट माइनस करो। मुझे बताओ जरा, 60 बढ़ के 165 हो गया तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, 1,05,000। यही आपका नेट प्रॉफिट है। जरा बताओ, हमारे सी एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया है। क्या मेरा कोई भी ऐसा बच्चा है, कोई भी बच्चा किसी भी लेवल का, ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा? सर क्यों नहीं कर जाएंगे, ये तो कुछ है नहीं क्वेश्चन आपका, ये तो सर हमसे ही हो जाता। हाँ बच्चे हाँ, इसमें कुछ दमी ने जो मुझे समझाना है, आप प्लीज़ इसकी कॉपी कर लो, पहले आप इसकी कॉपी कर लो। सर हो गया कॉपी, आगे बढ़ो सर, आप आगे बढ़ो। कुछ है नहीं इसमें समझाने को, लेकिन सर अभी तक आपने नहीं बताया कि इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड क्यों बोलते हैं। चलो मैं वो भी बता दूंगा, आप पहले इसकी कॉपी कर लो। सर कर लिया हमने, लो मैं अब इसको मिटाता हूँ, और जरा मुझे बताओ ये क्वेश्चन कितने नंबर का था। सर 2 मार्क्स का, 2 नंबर का। पता बच्चे, इंस्टीट्यूट को 2 नंबर देने में आपको मजा नहीं आता। वो चाहेगा तो इस मेथड में आपको 6 नंबर 8 नंबर 10 12 नंबर भी दे सकता है। मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे थोड़ा क्वेश्चन क्या लेंदी हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट तो यही पे होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके एग्जामिनर को इसी मेथड में अगर वो आपको 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर देने का उसको मन करता है, मतलब ज़्यादा मार्क्स देने का मन करता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कर देगा। वो लेंदी कैसे करेगा मैं आपको समझाता हूँ, आप जरा लिखना बंद करना। अगर मान लो इस मेथड से आपको प्रॉफिट निकालना है तो जरा बताइए कि इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्या क्या था जी। सर हमें चाहिए था एक तो ओपनिंग कैपिटल, हमें चाहिए था सर एक ओपनिंग कैपिटल, ठीक बोला आपने। एक हमें चाहिए था यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, एक हमें चाहिए था क्लोजिंग कैपिटल आपका। और क्या हमें चाहिए था जी, ड्राइंग्स चाहिए था बच्चे कि आपने पूरे साल में ड्राइंग्स कितना किया है। और एक हमें चाहिए था एडिशनल कैपिटल। बिलीव करो, आप मुझे ये 4 बातें बता दो, मैं दुनिया में किसी भी आदमी का प्रॉफिट बता सकता हूँ। मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि प्रॉफिट बिल्कुल सही निकल के आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। लेकिन हाँ, इस मेथड में 4 चीज़ें आपको यहाँ पे पूछनी होगी उस छोटे इंसान से, तो आप उसका प्रॉफिट बता देंगे। अब जरा मेरी बात सुनो, एग्जामिनर अगर आपको अच्छे मार्क्स देना चाहता है इस क्वेश्चन के अंदर में, तो वो क्या करेगा।
पता है कभी कभी क्या होगा बच्चे कि क्वेश्चन में आपका ओपनिंग कैपिटल जो होगा ना वो मिसिंग होगा, वो नहीं बताएगा। कभी कभी क्लोजिंग कैपिटल भी आपको नहीं बताएगा, कभी कभी ड्राइंग्स भी नहीं बताएगा, कभी कभी ये भी नहीं बताएगा। मतलब हो सकता है इन चार में से एक दो चीज़ें मिसिंग हो आपका। तो देखो जो पता है वो तो ठीक है, जो नहीं पता उसको हम ढूंढ लेंगे। तो ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिखाऊंगा। अभी जिंदा हो ना बच्चे, आप चिंता ना करो, मैं सिखाऊंगा। लेकिन मेरी बात सुनो यहाँ पे कि कुछ एजम्पशन है जो इस चैप्टर में चलेंगे आपके साथ हमेशा, किसी भी लेवल में। वो क्या है, मेरी बात सुनना। पता है, पहले सुनते चलो। ये अगर क्वेश्चन में मान लो कभी आपका ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, तो मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूं कि साल के स्टार्टिंग में आपके पास एसेट्स कितने हैं और साल के स्टार्टिंग में आपके पास लायबिलिटी कितना है, ये क्वेश्चन आपको बता रहा होगा, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। सुना मैंने क्या बताया? अगर क्वेश्चन लेंदी करना चाहता है, अपने आप को अच्छे मार्क्स आपको देना चाहता है, तो मेरे बच्चे उस केस में क्या होगा, वो ओपनिंग कैपिटल बताने के बजाय आपके पास जो ओपनिंग यानी कि साल के स्टार्टिंग में जो आपके एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, क्वेश्चन आपको बता देगा। तो जरा बताओ, अगर स्टार्टिंग का हमें एसेट्स पता है, लायबिलिटी पता है, तो क्या आप इसको कैपिटल नहीं निकालोगे? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर ये हम ये कहें कि हमारा जो बैलेंस शीट है ओपनिंग वाला, तो एसेट्स इस साइड लायबिलिटी और दूसरा कैपिटल होता है। एसेट्स में लायबिलिटी को हटाओ तो कैपिटल बच जाएगा, यानी कि मैं कैपिटल यहाँ से निकाल लूंगा। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल आपको नहीं दिया हुआ, तो आप एक काम करना कि क्लोजिंग यानी कि साल के एंड में आप उनके बैलेंस शीट को बना लेना। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि क्वेश्चन में पक्का है कि एंड में जो आपके एसेट्स है एंड में, और एंड में जो आपकी लायबिलिटी है, वो क्वेश्चन आपको बताएगा। तो इनके एसेट्स में लायबिलिटी को माइनस करना और यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा जी, कैपिटल निकल के आ जाएगा। लो, मैंने कहा कि क्वेश्चन लेंदी कर रहा अपने आप को, मतलब वो आपको ज़्यादा मार्क्स देना चाहता है, तो वो कैसी कैसी बातें करेगा। हमारा ओपनिंग आपका यहाँ पे कैपिटल हो गया, क्लोजिंग कैपिटल आपका हो गया। इसके बाद क्या है जी, ड्रॉइंग्स। रुको छोड़ो, इसके बारे में बाद में। हमने क्या लिखा, बैलेंस शीट। यहाँ क्या लिखा, बैलेंस शीट। मेरे बच्चे आप ध्यान रखना, जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप बैलेंस शीट वर्ड कोट नहीं करना। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैलेंस शीट कोट नहीं करना। सर क्यों कोट नहीं करना? अकाउंट्स कहता है कि आप बैलेंस शीट नाम तभी यूज करोगे अगर हमने अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन किया है। अगर हमने अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन किया है तब तो हम नाम लिखेंगे बैलेंस शीट का। लेकिन अगर हमने अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन नहीं किया है तो मेरे बच्चे अकाउंट्स फिर हमें बैलेंस शीट वर्ड लिखने से मना करता है। वो कहता है कि काम करना, बैलेंस शीट के जगह पे आप लिख देना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अफेयर का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन, आपका जो पोजीशन है हम उसका एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। एक्चुअली ये बैलेंस शीट ही है, लेकिन क्योंकि अकाउंट्स के पूरे सिस्टम को आपने मेंटेन नहीं किया है, रिकॉर्ड्स आपके इनकम्प्लीट है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नाम को यहाँ पे यूज करना। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैलेंस शीट नहीं, हम क्या लिखेंगे जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपका एंड का है ना। तो कोई बाहर वाला अगर पूछ दे कि जरा बताओ इसको हम SOA यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बोलते हो, तो कहना कि यार अगर आपने बैलेंस शीट तब नाम लिखते हो जब अकाउंट्स के पूरे सिस्टम को आपने मेंटेन किया है। अगर पूरे सिस्टम को मेंटेन नहीं किया है तो आप वहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, हमारा जो अफेयर यानी कि जो पोजीशन है, हम कहेंगे कि सिर्फ उसका एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। फिर एक सवाल उठ गया आपकी तरफ से, सर कभी भी मैं इसको बैलेंस शीट नहीं बोल सकता। हमने कहा कभी नहीं बोल सकते, कभी नहीं। लेकिन हाँ, अगर एग्जामिनर ने ही एग्जाम के क्वेश्चन में लिख दिया कि प्रिपेयर बैलेंस शीट, अगर एग्जामिनर ने ही एग्जाम के क्वेश्चन में लिख दिया प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो मेरे बच्चे फिर आप यहाँ पे बैलेंस शीट लिखोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मार्क्स काट सकती है, तब आप लिख सकते हो। लेकिन जब तक वो बैलेंस शीट नहीं बोलेगा तब तक बैलेंस शीट वर्ड को आप अवॉइड करना है ना। उसके जगह हम क्या लिखेंगे, आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसलिए इस मेथड को क्या बोला गया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। आपका बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, ठीक है सर। और बताओ, देखो ड्राइंग्स, मेरी बात सुनना। एक तो बता दो, ड्राइंग्स जो है ना बच्चे, वो एग्जामिनर जो है वो कई तरीके से आपको बोल सकता है, कई तरीके से। जरा देखो ना, क्वेश्चन कहता है कि यार हमें अपने बेटे बेटी को पढ़ाना है और पैसा हमने बिजनेस से निकाला। हमने भूख लगी थी, घर को में खाना खाने के लिए हमने पैसा बिजनेस से निकाला। हमने अपने घर का, बिजनेस का नहीं, घर का रेंट पे किया, घर का हमने इलेक्ट्रिसिटी पे किया, घर का कोई भी काम किया, कोई भी काम, और अगर पैसा बिजनेस से निकला है मेरे बच्चे तो वो ड्राइंग्स ही कहा जाएगा। आप इस बात को जानते हैं कि
ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल पर्पस के लिए, मुझे किसी को कुछ गिफ्ट देना है, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है और पैसा मैंने बिजनेस से निकाला, ये सारे आपके ड्राइंग्स के ही नाम होते हैं, ड्राइंग्स। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, एग्जामिनर के चक्कर में नहीं आना, वो ड्राइंग्स किसी तरीके से बोलेगा, आप समझ लेना कि अगर पर्सनल पर्पस में पैसा खर्च हो रहा है तो हम ड्राइंग्स उसको बोलेंगे। और उसी तरीके से आपका एडिशनल कैपिटल, अगर वो कुछ भी कहेगा कि घर की कोई भी प्रॉपर्टी बेचकर, घर का कोई भी एसेट्स बेचकर, घर का कुछ भी बेच के अगर पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में आपने लगाया है, तो मेरे बच्चे वो एडिशनल कैपिटल कहा जाएगा। आप सुनने मेरी बात मैं क्या बता रहा हूं सर? हाँ सर ठीक बोल रहे हो आपकी, मतलब आप कहना चाहते हो, और सर क्यों समझा रहे हो? हमने बचपन से पढ़ा कि एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि घर से कुछ पैसा अगर हम बिजनेस में डालेंगे, दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल आपका। ठीक है बच्चे, मैंने वही बता दिया, थोड़ा रिवीजन करा दिया, आप मुझ पर गुस्सा ना करो, मैं समझा रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल होना जरूरी है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल होगा तभी मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड से, क्योंकि हमें ओपनिंग क्लोजिंग को कंपेयर करना पड़ता है। लेकिन पता है ये जो लास्ट के दो नाम लिखा ना हमने, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल, ये अगर होंगे तो क्वेश्चन पक्का आपको बताएगा। अगर ये दो में से कोई भी नाम अगर होगा उस क्वेश्चन में तो पक्का क्वेश्चन बताएगा। अगर क्वेश्चन इन दो नाम के बारे में साइलेंट है, चुप है, तो आप समझना कि फिर वो जीरो होगा बच्चे, वो जीरो होगा, नील होगा। सुनना मेरी बात, मैंने क्या बताया, दोबारा सुन लो शॉर्ट में। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल होना जरूरी है, ये होगा तभी प्रॉफिट निकल सकता है, नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये जो दो नाम है ना, अगर होगा तो क्वेश्चन बताएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं बताएगा। यानी कि आपको इसके बारे में ज्यादा बोधर नहीं करना, हम देख लेंगे क्वेश्चन क्या निकल के आता है। आओ ना, इतना चिल्ला रहा हूं, इतना फायदा ही कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्यों ना मैं एक क्वेश्चन आपको इस पे करा दूं कि अगर एग्जामिनर को आपको अच्छे मार्क्स देने का मन करेगा तो वो आखिर कैसी कैसी बातें और आपके साथ कर सकता है। आइए जरा हम आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है, जल्दी से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चेक कीजिए मेरे साथ, क्वेश्चन साथ साथ पढ़ना है आपको, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना। क्वेश्चन साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया बच्चे, मिल गया क्वेश्चन नंबर 2? अरे बोलो ना हाँ, मैं पूछ रहा हूं आपसे। सर हाँ, चिल्लाओ नहीं, समझ गया, पता नहीं कैसा आप मेरी बात सुनोगे। सुन लेता हूं, मैंने कहा ना मेरे जो नसें हैं ना बच्चे, यहाँ की नसें, वो आपके नसों से मिली हुई है। जो आपका इंटरेक्शन होता है, जो आप सोच रहे हो मेरे दिमाग में आ रहा है, आप चिंता नहीं करना। आप पढ़ो इस क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रिटेल ट्रेडर डज नॉट कीप डबल एंट्री सिस्टम। एक रिटेल ट्रेडर बच्चे जो डबल एंट्री सिस्टम मतलब प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता। हमें पता है अगर वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करता तो इस मेथड में हम उसको पढ़ते ही नहीं। आपका सिंगल एंट्री मतलब क्या, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपका रहा होगा। आगे पढ़ना, हिज बैलेंस शीट कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2017 वाज एज फॉलो। ओपनिंग बैलेंस शीट बता रहा, ओपनिंग क्या क्या बता रहा जी, देखो जरा, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, क्रेडिटर्स है और कैपिटल है। लो, आपका ओपनिंग बैलेंस शीट इसने खुद दे दिया, और क्योंकि इसने बैलेंस शीट वर्ड खुद यूज किया तो आप झगड़ा नहीं करना कि क्यों कर दिया, वो कर सकता है ना। लिखता तो मैं बोलता स्टेटमेंट ऑफ फेयर, बट बोला तो कोई बात नहीं। हाँ, कैपिटल में ओपनिंग का पता है। नीचे आइए, कहता है कि हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में कहता है कि कैश आपका इतना है, बैंक इतना है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, क्रेडिटर्स है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो एंड के आपके जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटी, वो क्यों बता रहा है, वो क्यों बता रहा है मेरे बच्चे? इसलिए बता रहा है कि एंड का आप कैपिटल निकाल दो। अभी मैंने समझाया था कि अगर एंड का कैपिटल नहीं बताएगा तो एंड के बैलेंस शीट का आइटम आपको देगा, वो दे रहा आपका। आगे पढ़ना, आगे पढ़ना, ही विड्रॉ 9000, रुक जाओ, इसके आगे नहीं पढ़ना। कहता है कि उसने 9000 विड्रॉ किया, इसका मतलब क्या, ड्रॉइंग्स कितना हुआ बच्चे, 9000 रुपये हो गया। बोलो ना हाँ सर हाँ। लेकिन आगे पढ़ना क्या बता रहा है कि आउट ऑफ विच he spent 6000 on cost of purchasing a motor car for the business। ये देखो, 9000 का उसने ड्राइंग्स किया तो था बिजनेस से, लेकिन 9000 में से 6000 का उसने मोटर कार परचेज किया फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए ही, यानी कि 6000 तो बिजनेस में ही खर्च हो गया। तो बताओ ड्राइंग्स उसकी पर्सनल जो हो रही एक्चुअली कितनी रही? सर 3000 का अमाउंट, समझ रहे हो ना। 9000 में 6000 अगर मान लो उसने आपका यहाँ पे
और विड्रॉ कर लिया बच्चे 9,000 में, अगर 6,000 जो आपका है उसने मोटर कार पे खर्च कर लिया तो ड्रॉइंग्स उससे कितने रहे 3,000 का अमाउंट। आगे पढ़ना, प्रिपेयर स्टेटमेंट टू डिटरमाइन प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर। कह दिया कि प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो आपको बैलेंस शीट नाम ही यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि बनाओ बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। कौन से एडजस्टमेंट की बात कहता है कि भैया डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे, मोटर कार पे 10%, राइट ऑफ बैडेट्स 200 रुपये, बैडेट्स भी हो चुका है बच्चे 200 रुपये, और कहता है कि प्रोविजन आपको 5% का बनाना है फॉर द डाउटफुल डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट का आपने बनाना प्रोविजन यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे अब शुरू करता हूँ। देखो मैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करता हूँ, और आप लिखेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। पहले आप अपने टारगेट को फिक्स करो कि हमें चाहिए क्या क्या, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। इसमें लिखेंगे आप पहले, एक तो हमें चाहिए जो ओपनिंग कैपिटल, एक हमें चाहिए बच्चे ओपनिंग कैपिटल, है ना सर, हाँ जी, एक हमें चाहिए यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। हमेशा अपने टारगेट को फिक्स कर लो, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, हमें अच्छा लगता है। थर्ड लिखे आप यहाँ पे, हमें चाहिए एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मतलब घर से कोई प्रॉपर्टी बेचकर पैसा बिजनेस में डाला हो। और एक आपका यहाँ पे ड्राइंग्स। हमने कहा हुआ है कि लास्ट की जो दो चीज़ें हैं वो तभी होंगी जब क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज इसको नील माना जाएगा। जरा बताओ क्वेश्चन पढ़ के कि आपका ओपनिंग कैपिटल कितना है। देखो ना, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दे रहा है जिसमें कहता है कि कैपिटल आपका 12,000 का अमाउंट है, 12,000 का अमाउंट, ठीक है ना सर, हाँ। अच्छा बताओ, क्या क्लोजिंग कैपिटल आपके पास है? क्लोजिंग कैपिटल आपका नहीं सर, क्लोजिंग कैपिटल हमें नहीं पता, छोड़ दो इसको, आप हम देख लेंगे। आप बताओ एडिशनल कैपिटल कहीं क्वेश्चन में बता रहा आपको? नहीं बता रहा सर, तो नील हो गया आपका। अच्छा बताओ ड्राइंग्स आपको बता रहा है क्या? सर हाँ, ड्राइंग्स बता रहा है। क्या ड्राइंग्स 9,000 का है? ना 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 ना, 9,000 में 6,000 तो उसने बिजनेस में ही खर्च कर दिया, तो ड्राइंग्स जो आपकी है वो एक्चुअली सिर्फ 3,000 का अमाउंट है। ड्राइंग्स कितना बचे? ड्राइंग्स फॉर द पर्सनल पर्पस के लिए 3,000 का अमाउंट। अब देखो ना, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है, तो मैं क्लोजिंग कैपिटल को पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा, ऐसे तो मैं लिखता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बट क्वेश्चन ने खुद कह दिया कि आप बनाओ बैलेंस शीट, तो मैं बैलेंस शीट नाम लिखने में नहीं हिचकूंगा, और बैलेंस शीट बना रहे यहाँ पे एज ऑन 31 दिसंबर 2017, यानी कि साल के एंड का बच्चा। ये लीजिए, आपने साल के एंड का यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया। हमारा मकसद होगा कि साल के एंड में जितने भी हमारे एसेट्स हैं, जितने भी हमारी लायबिलिटीज हैं, उनके क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पे लिखना, ताकि मैं यहाँ पे किसी तरीके से पता कर लूँ कि एंड का कैपिटल कितना है। देखो ना, आपको अच्छा लगेगा। बैलेंस शीट के बाद शुरू करो आप, जो आपको ऊपर के बैलेंस शीट दे रहा है ओपनिंग वाला, उसके बाद ठीक देखिए नीचे में क्या बता रहा है कि एंड में क्या क्या है जी, कैश इन हैंड। लिखो यहाँ पे एंड में जो आपका कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड एंड में वो कहता है आपका यहाँ पे कितना अमाउंट है, एंड में कैश 4,000 का अमाउंट, तो आपने यहाँ लिखा जी 4,000 का अमाउंट है। फिर कहता है कि एंड में जो आपका बैंक है, बैंक वो कितना बता रहा हमें सर 2,000, तो एंड में आपका 2,000 का अमाउंट, ध्यान से। फिर कहता है कि एंड में आपका जो स्टॉक है वो कहता है कि 5,500 का, तो स्टॉक जो मेरे बच्चे एंड में बता रहा है 5,500 का, वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। और चेक करो नीचे क्या बता रहा है एंड में आपको, यहाँ पे कहता है कि डेटर्स आपका 4,600 के हैं डेटर्स। लेकिन मेरे बच्चे काम करना, डेटर्स जो आपका है ना 4,600 का, उसको आप अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, आप अंदर वाले कॉलम में। सर क्यों अंदर वाले कॉलम में, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कहा है बच्चे, जरा आप एक काम करो, नीचे से 4th लाइन पढ़ो आप, नीचे से 4th लाइन है, मतलब जहाँ ABC लिखा है, ठीक है, उसको ऊपर का लाइन कि कहता है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। मतलब ये जो ABC में जो पॉइंट्स है ना बच्चे, वो अभी तक एंड का बैलेंस निकालने में जो बता रहा, अभी तो उसको हमने एडजस्ट नहीं किया है। यानी कि ऊपर के लाइन में जो बैलेंसेज आपका बता रहा 4,600 डेटर्स का आपका है, इनमें अगर कुछ पॉइंट A, B या C में इससे जुड़ा हुआ है तो अभी तक हमने उसको एडजस्ट नहीं किया है, हमें उससे पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जरा चेक करो कौन सा ऐसा चीज़ दिख रहा है जो आपका यहाँ पे डेटर्स से जुड़ा हुआ है ABC पॉइंट में। सर पॉइंट नंबर B, वो कहता है कि राइट ऑफ बैडेट्स 200 रुपीज़, आपका 200 रुपये का बैडेट्स हो चुका है। तो एक काम करना, अगर 4,600 में से 200 रुपये डूब गए हैं बच्चे,
तो आपने क्या करना है कि 200 का अमाउंट हमने यहाँ से माइनस कर देना। बताओ यहाँ कितना बच गया आपका, अभी अंदर में लिखो 4400। सर अंदर में क्यों, क्योंकि अभी आगे यहाँ पे कह रहा है, ध्यान सुनना यहीं पे पॉइंट नंबर सी में, कि हमें 5% का एक प्रोविज़न भी बनाना है फॉर डाउटफुल डेब्ट। हमें डाउट है बच्चे कि शायद इसमें से 5% और डूब जाएगा। तो आप याद कीजिए, बचपन में आपने पढ़ा है जब डेटर्स पे डाउट क्रिएट होते हैं, वी क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आपका बताओ जरा, यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 5%, सर 220, तो बाहर कितना आ गया 4180 का अमाउंट। अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ध्यान देना, जितने बच्चे दूर बैठे हुए हैं मैंने उनके लिए 2 काम कर दिया बच्चे। अगर आपके सिलेबस में फाइनल अकाउंट चैप्टर है तो फाइनल अकाउंट में मैंने बड़े डिटेल वे में इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया है कि इसका मतलब क्या होता है। जिन बच्चों के सिलेबस में फाइनल अकाउंट नहीं है उनके लिए मैंने स्पेशली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो टॉपिक है मैंने आपके यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप उसको देखकर इसके पूरे इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। मैंने पहले ही कहा कि इस चैप्टर में अगर आपको मास्टरी करना है तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका खराब नहीं होना चाहिए, आपको वहाँ बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। और फिर हमने क्या किया, उस अमाउंट को यहाँ पर लिख दिया। मैं इसका डिटेल डिस्कशन अभी नहीं कर रहा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका डिटेल डिस्कशन करने से। खैर डेटर्स जो आपका हो गया जी 4180 का, ये भी काम पूरा हुआ। और आगे बढ़ो, देखो जरा क्या बता रहा है, पढ़ेंगे फिर से। आपका ऊपर का जो बैलेंस शीट है उसमें फर्स्ट लाइन बिल्कुल लास्ट में लिखा था डेटर्स जी 46, वो हो गया। फिर कहता है फर्नीचर लिखिए यहाँ पे। आपका जो फर्नीचर है, फर्नीचर जरा बताओ कितने का बता रहा है आपको फर्नीचर यहाँ पे। सर फर्नीचर कहता है आपका यहाँ पे 1500। इसको भी अंदर में लिखना बच्चे, आपका अंदर में लिखना, क्योंकि इस पे भी पॉइंट नंबर ए में कह रहा है कि आपने चार्ज करना है यहाँ पे डेप्रिसिएशन। तो माइनस कीजिए आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन, जरा बताओ कितना हो जाएगा। सर डेप्रिसिएशन कहता है कि 10% है, यानी कि 1500 का अमाउंट, 150 का अमाउंट है ना बच्चे। 1500 रुपये का फर्नीचर था, आपका 10% से डेप्रिशिएट हो गया, तो जरा बताओ ये कितना बच गया आपका 1350 का अमाउंट, आपका 1350 रुपये। और आगे बढ़ता हूँ क्या बता रहा आपको यहाँ पे, वो कहता है आपका क्रेडिटर्स है 6000 का। तो देखो एंड में जो क्रेडिटर्स हो यहाँ चला गया, एंड का आपका क्रेडिटर्स कितना बता रहा अमाउंट यहाँ पे 6000 का। एंड की सारी बातें रिकॉर्ड करूंगा तब एंड का कैपिटल निकल के आएगा। आगे पढ़ना, उसने 9000 की ड्रॉइंग्स की थी, 9000 में उसने 6000 मोटर कार परचेज किया फॉर द बिजनेस। आप मुझे बताओ ना कि साल के बीच में अगर मान लो मैं कोई एसेट्स एक्वायर करता हूँ मोटर कार जैसे आपका, तो क्या वो एंड के बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। साल के बीच में हम कुछ भी परचेज करेंगे तो पक्का है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो दिखेगा। यानी कि आपने क्या करना है, वो मोटर कार भी यहाँ पर लेकर आना है। मोटर कार जरा बताओ कितने का था अमाउंट मोटर कार? सर 6000 का था, 6000 का। तो अब 6000 इसको भी अंदर में लिखो, क्योंकि इस पे भी कह रहा है कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्वेश्चन कहता है कि भैया आपने इस पे भी चार्ज करना है। जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कितना डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पे, कितना 10%। तो जरा बताओ आपका 6000 का 10% कितना हो जाएगा? 600 माइनस कीजिए और अमाउंट बाहर कितना चला गया 5400 के। पता है मेरा क्या मकसद है? मैं एक एक एसेट्स और एक एक लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस पता कर रहा हूँ। अगर मैं सबका क्लोजिंग बैलेंस पता कर लूँ तो क्लोजिंग एसेट्स में क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल मेरा निकल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे। एक बात और सुनो, आपके दिमाग में हो सकता है सवाल उठे कि सर डेप्रिसिएशन पूरे 600 रुपये चार्ज कर दिया पूरे 1 साल का, साल के बीच में परचेज किया गया। हाँ बच्चे आप बिल्कुल ठीक सोचे कि साल के बीच में परचेज किया गया, बट डेट आपको नहीं बता रहा कब। अब मैं क्या करूं, भगवान थोड़े ही हूं। डेट ना बताओ तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैंने बोला यार पूरे साल का चार्ज कर दो। डेट बताओ तब तो मैं उतने समय का चार्ज करता, ना बताया तो पूरे साल का। और क्वेश्चन ने आपकी परेशानी खत्म भी की है। जरा पॉइंट ए पढ़ना और पॉइंट ए पढ़ के बताओ कि क्या डेप्रिसिएशन मोटर कार पे 10% पर एनम लिखा हुआ है या 10% लिखा हुआ है? सर 10% लिखा हुआ है, यानी कि फ्लैट चार्ज करो। आपको खुद कह रहा है कि आप टेंशन ना लो, बस आपने काम यहाँ करना है। तो लो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। चेक कर लो कुछ बचा तो नहीं है आपका एंड का? नहीं सर, सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है। अब आप जरा इससे क्लोज करो और मुझे बताओ कि आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे जो कैपिटल है एंड का वो कितना निकल के आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर आप जरा चेक करते कितना निकल के आता है बच्चे, फटाफट करेंगे, मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करें आप यहाँ पे। तो 4000 का आपका कैश इन हैंड,
2000 का यहाँ पे बैंक है, 5500 का आपका यहाँ पे स्टॉक है, फिर आपका 4180 का अमाउंट आपका है, 1350 और प्लस आपका 5400। फिर बच्चे ये आ गया आपका 22,430 का अमाउंट आपका। तो यहाँ भी आ गया जी कितना अमाउंट आपका 22,430 का अमाउंट। इसमें से आप 6000 को हटा दो जो हमारा क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी आपका सॉरी, तो 16,430 आपको कैपिटल निकल के आया। लीजिए ये कैपिटल यहाँ चला गया बच्चे 16,430 का अमाउंट आपका 16,430। अब हमारा मकसद पूरा हो चुका है, हमारे पास सारी बातें हमें पता है, हमारा ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग सब कुछ पता है। अब मैं आपका यहाँ प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो पता मैं क्या करूँगा, अब लिखेंगे आप यहाँ पे मेरे साथ स्टेटमेंट, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर। हमें नहीं पता हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो जो भी होगा हम देख लेंगे। अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट है उसको हम पता कर लेंगे। आपको आता तो ये पता करना। बताओ हम क्या करते हैं जी, हम लेते हैं पहले आपका कैपिटल एट द एंड। जरा बताइए क्वेश्चन पढ़ के कि कैपिटल एट द एंड यानी कि क्लोजिंग कैपिटल कितना निकल गया आपको यहाँ पे, सर ये 16,430 लिखो यहाँ पे 16,430। इन दोनों के इंपैक्ट को खत्म करना है। पहले ड्रॉइंग्स, कोई भी पहले हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि अगर ये ड्रॉइंग्स ना हुआ रहता, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर ये ड्रॉइंग्स ना हुआ रहता तो जरा बताओ उस केस में आपका कैपिटल 3000 कम होता कि ज़्यादा होता? सर ज़्यादा होता। ऐड कर दो आप यहाँ पे, माइनस कर दो। अगर कोई आपने एडिशनल कैपिटल दिया है तो एडिशनल कैपिटल अगर कुछ आपका है क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर तो आप उसको माइनस कर दीजिए। जरा बताओ क्या क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल है? नहीं सर, नहीं बता रहा सर, नील है, तो नील लिख दो यहाँ पे आपका। सर एग्जाम में क्या ये लिखना जरूरी है? नहीं लिखना। जिसको नील कर रहा हूँ ना लिखना, मैं तो आपको समझा रहा हूँ बच्चे, मुझे सारी बातें लिखनी पड़ेंगी ताकि आपके दिमाग में कोई सवाल ना उठे। लेकिन एग्जाम में जो नील कर रहा हूँ आप किसी भी चैप्टर में आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा बताओ ये कितना निकल के आ गया? 19,430 का अमाउंट। हम इसे क्या बोलेंगे जरा बताइए? विल से दिस इज एडजस्टेड कैपिटल। इससे हम बोलते हैं बच्चे आपका एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, यानी कि एंड में जो आपका कैपिटल आ गया वो इतना। हम इसमें से कंपेयर करते हैं, इसमें माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल को। जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ आपका ओपनिंग कैपिटल कितना है? सर ओपनिंग कैपिटल बता रहा है 12,000 का अमाउंट आपका। तो आप इसमें से 12,000 के अमाउंट को आप हटा दीजिए। जरा बताओ कितना बच जाएगा यहाँ पे? 7,430 है ना बच्चे, क्योंकि कैपिटल ओपनिंग से बढ़ रहा है। विल से दिस इज नेट प्रॉफिट। अगर ये घटता तो मैं इसको लॉस कहता, लेकिन बढ़ गया तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। आपने यही प्रॉफिट है जो इस साल आपने कमाया। हाँ जरा बताओ क्या इस क्वेश्चन में दम है? आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं क्यों आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, क्यों सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि भैया अगर स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड से हम प्रॉफिट निकालते हैं, हमें 4 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल, ड्राइंग्स आपका। ये दोनों चीज़ें होगा तो बताएगा, नहीं तो फिर नहीं बताएगा। ये दोनों चीज़ें हमेशा में जानना होगा जी। अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, ना दे तो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर कोई डाउट नहीं, हो गया सर हमारा काम। तो आप कहो तो मैं इसको मिटा दूँ क्या? सर मिटा दो, अब तो हम इसको कर चुके हैं। कोई सवाल इसमें? सवाल सर उठ ही नहीं रहा। एक प्रोविज़न को लेकर था बट आपने कह दिया कि उसको लेकर हमारे पास है, आपके पास, मैं उसको पढ़ लूँगा। या हम जानते हैं पहले से, फिर पढ़ना भी क्या हमें आता है सर। लो मैंने इसको मिटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। सर इस चैप्टर में ये है क्या जो बच्चे परेशान होते हैं? परेशान कैसी बात कहते हो? आत्महत्या करते हैं बच्चे, आत्महत्या। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि अगर किस एग्ज़ाम में मान लो कोई दुश्मन आपका है और आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में वो बच्चा फेल कर जाए, तो बस एग्ज़ाम से 1 मिनट पहले उसे कान में कह देना सिंगल एंट्री सिस्टम, वो एग्ज़ाम छोड़ के भाग जाएगा। उसे इतना बड़ा आतंक इस चैप्टर का, वो बेहोश हो जाएगा। हो सकता है कि अगर कमज़ोर दिल का तो वहीं पे मर जाएगा बच्चे वो आपका। तो ये मैं कुछ आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई दुश्मन है, अगर उसको फेल करना है या चाहते हो कि एग्ज़ाम छोड़े, तो आप ये काम कर देना, बस काम पूरा हो जाएगा। सर अब मजाक तो नहीं कर रहा, नहीं बच्चे सच्चाई बता रहा हूँ। आप आज से 20-25 साल पहले जरा ध्यान देना, न्यूज़पेपर में क्या होता था
कि रोज होता था कि 10 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, 15 लोगों ने आत्महत्या कर, क्यों जी? सिंगल एंट्री सिस्टम के चलते आपका वो चैप्टर इतना भयानक। सर सही बोल रहे हो? नहीं बच्चे, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा ही होता है कोई आत्महत्या करेगा, लेकिन टफ माना जाता है, लोग इसको टफ मानते हैं, बहुत टफ मानते हैं। मैं विश्वास दिलाऊंगा अगर आपने पेशेंस वाइज मेरी बात पूरी सुनी तो इस चैप्टर में कुछ भी टफ नहीं है। और एक और भी बात की गारंटी, जितने पैटर्न के क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि उस पैटर्न से हटकर कोई भी दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। इसलिए आपको पेशेंस वाइज मेरी बातें सुननी है। अब जरा देखो, ये तो बातें हो गई छोटी छोटी बातें, अब मैं आपको टिपिकल लेवल में लेकर आता हूँ। टिपिकल मतलब जहाँ पे बाकी बच्चे परेशान होते हैं, आप परेशान नहीं होगे। पता है क्या है? आप मेरी बात सुनो, आप चाहो तो नोट के अंदर में और लिख दो ब्रैकेट में ओनली फॉर मी, सिर्फ आपके लिए, सच्ची बोल रहा हूँ और किसी के लिए नहीं। मैं एक नोट दे रहा हूँ जिस नोट पे आपको खास ध्यान रखना है। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर में आपको बहुत क्लैरिटी निकल के आएगी। पता है बच्चे कहाँ परेशान होते हैं? याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कि यहाँ जो मेथड्स हमारे पास है प्रॉफिट निकालने के, वो मेरे बच्चे 2 हैं। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में, ये डायग्राम बनाया था, एक बार दोबारा बना लो। बड़ा बनाना, एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो। ये पहला तरीका था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, SOA इसको शॉर्ट में कह दूंगा। और दूसरा मेथड मैंने कहा था यहाँ पे कन्वर्जन मेथड, हमने कहा था इसको कन्वर्जन मेथड, आपका दूसरा मेथड यहाँ पे, ठीक है ना? पता होता क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यार अगर मुझे इससे प्रॉफिट निकालना है तो मैं कौन से इंफॉर्मेशन को यूज करूं, और अगर मैं इससे प्रॉफिट निकालूंगा तो फिर मैं कौन से इंफॉर्मेशन को यूज करूं। हम यही समझ में नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि पता आगे क्या होगा, एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या करेगा, इसके भी कुछ बातें आपको दे देंगे, कुछ बातें इनके भी दे देंगे, और आपको वहां पे सेग्रीगेशन करना होगा कौन से मेथड को फॉलो कर रहे हैं, उसमें किस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये परेशानी जो आम तौर पे बच्चे फेस करते हैं, मैं आपकी अभी कभी खत्म करना चाहता हूं, अभी के अभी। सुनो ध्यान से। क्या देखो, आपको याद होगा अगर मैं इस मेथड से प्रॉफिट निकाल रहा था तो मैंने आपसे 4 बातें पूछी थी। क्या क्या पूछा था जरा बताओ, बोलो ना क्या क्या पूछा था यहाँ पे। एक तो ओपनिंग कैपिटल है ना बच्चे, एक मैंने आपसे यहाँ पूछा था क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल पता क्या था ना सर? हाँ, एक आपसे मैंने यहाँ पूछा था एडिशनल कैपिटल, मैंने आपसे पूछा था एडिशनल कैपिटल आपका, और एक हमने यहाँ पे आपसे पूछा था ड्राइंग्स। 4 बातें मैंने आपसे यहाँ पूछी थी, आपको अगर याद होगा तो। सर हाँ सर हमें याद है, अगर इस मेथड से आप प्रॉफिट निकाले तो 4 चीज़ों को पूछा था। और हाँ, हमने देखा था कि जब क्वेश्चन लेंदी करेगा तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल बताने के बजाय आपके जो एसेट्स हैं और जो आपके लायबिलिटी हैं वो क्वेश्चन आपको बता देगा। तो मैंने कहा था कि इसमें से इसको माइनस करके ओपनिंग कैपिटल में निकाल सकते हैं और क्लोजिंग में निकाल सकते हैं। ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा। ये 2 बातें आप जानते हैं, इनके बारे में मैंने कहा था अगर क्वेश्चन होगा तो बताएगा, नहीं तो फिर नहीं बताएगा, आपको चिंता नहीं करना। ये बातें हो गई, ये था SOA मेथड। मेरे बच्चे, अगर कन्वर्जन मेथड से प्रॉफिट निकालते हो ना, जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, इसमें नाम ही कहता है कि कन्वर्जन। ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि जो थोड़े बड़े स्केल के लोग होते हैं ना बच्चे, वो आपके पास आते हैं जिनका अकाउंट्स डिस्ट्रॉय हो गया है, आपका आग लग गई, सब कुछ खत्म हो गया, या उन्होंने थोड़े बड़े अकाउंट्स अपने बना के रखे हैं। वो कहते हैं कि भैया आप एक काम करो, मेरा जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है ना, इनकम्प्लीट, आप उसको पहले कंप्लीट रिकॉर्ड में कन्वर्ट करो। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जो मेरा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है आप इसको पहले कंप्लीट रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करो, यानी कि प्रॉपर मेरा अकाउंटिंग करो। और वो कहते हैं कि कंप्लीट में कन्वर्ट करने के बाद प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको मेरा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, और इसको बनाकर आप मेरा प्रॉफिट निकाल देना। ध्यान दीजिए, ये आपका कन्वर्जन मेथड कहता है कि अगर आपको कन्वर्जन मेथड से प्रॉफिट निकालना है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप जरा याद करो, आपको सिखाया गया बचपन में कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों की इकट्ठा बात करता हूँ। इसमें यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं जी, एक्सपेंसेस, और यहाँ क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चे, आपका रेवेन्यू यानी कि इनकम। रेवेन्यू यानी कि इनकम में एक्सपेंस को माइनस करके आप यहाँ पे प्रॉफिट को निकालते हैं। आप याद कीजिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपने बचपन में सीखा हुआ है।
है ना, हम यहाँ दोबारा उसको देख लेंगे जी आपका। तो उस ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जब हम आपका प्रॉफिट निकालते हैं बाय कन्वर्जन मेथड, तो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाते हैं। आप बड़े ध्यान से देखो, इस मेथड में यहाँ पे कोई भी हमने एक्सपेंस इनकम की बात नहीं की। और अगर आप और ध्यान दोगे तो जितने सारे आइटम मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किए ना बच्चे, ये सारे आइटम जो है, सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बैलेंस शीट से निकल कर आते हैं, बैलेंस शीट से, है ना। बैलेंस शीट में ही आपका एसेट्स होगा, लायबिलिटी आपका होगा, इससे निकल के आएगा बैलेंस शीट से आपका। लेकिन यहाँ पे जो आप इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हो, आपके एक साल के जो हमारे एक्सपेंसेज है, हमारे रेवेन्यू यानी कि जो इनकम है, हम उससे प्रॉफिट निकाल लें। इस बात की गारंटी है कि प्रॉफिट आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बोथ विल गिव द सेम आंसर, दोनों से सेम, क्योंकि एक ही काम करने के दो तरीके हैं। तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद करने के बजाय ना, मैंने खास आपके लिए बच्चे क्वेश्चन बनाया हुआ है। एक बार जरा वो क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन को करने के बाद 99% आपके दिमाग में इस बात की क्लियरिटी आ जाएगी कि हमें यहाँ पे किस इंफॉर्मेशन को यूज करना और यहाँ पे क्या हमने यूज करना है। आप चिंता नहीं करना। जरा आओ मैं आपको दिखाऊं ये क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा। आपको पेशेंस वाइज मेरी बातें सुननी है और ध्यान देना, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जरा आप अपने बुक में आइए, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन आपका, है ना। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चे, कई एग्जाम में, और यहाँ से एग्जामिनर आपका चेक करता है कि सचमुच में बच्चे के पास कॉन्सेप्ट है कि नहीं। तो मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ी सी आपके दिमाग में अगर वीकनेस है अकाउंट्स को लेकर, वो भी दूर होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जरा आ जाओ 18 नंबर। सर बीच के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बच्चे, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप चिंता ना करो। मैं इसको मिटा दूँ, लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया आप लोगों ने, इसको कॉपी करना था सर, हाँ हमने लिख दिया, तो लो मैं इसको हटाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों ही मेथड में हम कैसे कैसे प्रॉफिट निकालेंगे। आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। चलो मैं शुरू करता हूँ। आप एक काम करना, 18 क्वेश्चन को बहुत स्लोली मेरे साथ सुनना। क्या बता रहा है, हम जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना बच्चे, खासकर सिंगल एंट्री का, तो क्वेश्चन को पढ़ते समय आप आंसर के बारे में नहीं सोचना कि हमें करना क्या, बस मेरे साथ क्वेश्चन इंटरप्रेट करो, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए क्वेश्चन क्या बता रहा है। 18 नंबर कहता है कि 1 जनवरी 2006, बहुत पहले की बात है। कहता है कि 1 जनवरी 2006 को मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल 15 लाख। लो, क्वेश्चन ने कहा कि इस साल ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने कैपिटल 15 लाख के साथ, यानी कि आपको ओपनिंग कैपिटल बता दिया। साल के स्टार्टिंग कैपिटल कितना है, 15 लाख रुपए। ऑन द सेम डेट ही परचेज अ बिल्डिंग फॉर 4 लाख रुपीज, फर्नीचर फॉर 2 लाख रुपीज, ठीक है। He also purchased goods costing 150 on cash basis and goods costing 1 lakh on credit basis. ध्यान से एक मिनट। He purchased goods costing 1.5 लाख कैश पे, 1.5 लाख का गुड्स उसने कैश पे परचेज किया बच्चे। आपको पता है जब गुड्स हम कैश पे परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, यानी कि एक्सपेंस दिखाते हैं, एंड टू कैश अकाउंट। फिर कहता है कि 1 लाख का आपने क्रेडिट पे परचेज किया है। तो जब क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया तो परचेज एक्सपेंस बढ़ गया और क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, ये बात आप जानते हैं। आगे पढ़ना, ही सोल्ड ऑल गुड्स, करेंगे आप अंडरलाइन ऑल गुड्स को, कीजिए अंडरलाइन ऑल गुड्स को। ही सोल्ड ऑल गुड्स फॉर 7.5 लाख रुपए। अरे सारे गुड्स बेच दिया। इसका मतलब कि जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने की अगर नौबत आ जाए इस क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जो हमने परचेज किया, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो परचेज किया उसमें से जितना बिक गया, ठीक है, जो बच गया उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, सारे बिक गए आपका 7.5 लाख में, ठीक है, गुड्स बिक गया। कहता है कि आउट ऑफ विच, जिसमें से 4.5 लाख रुपए कैश पे, 4,50,000 का सेल्स मेड ऑन कैश बेसिस। तो चलो बताओ, आउट ऑफ 750, 450 कैश पे, तो बाकी क्रेडिट पे कितना हो गया, 3 लाख का अमाउंट। 3 लाख का सेल्स हमने किया क्रेडिट पे। आगे पढ़ना, ही पेड 70,000 टू हिज क्रेडिटर्स। एक मिनट, उसने क्रेडिटर्स को 70 पे किया है और 10,000 का डिस्काउंट भी रिसीव किया है। एक मिनट स्लो, बस क्वेश्चन में समझ रहा हूँ, मेरी बात सुनना जरा। फिर से पढ़ो क्वेश्चन का सेकेंड लाइन, सॉरी थर्ड लाइन स्टार्टिंग में, एंड से पढ़ना, या एक काम करो क्वेश्चन का सेकेंड लाइन पढ़ो बीच से जरा। ही ऑल्सो परचेज, मिला आपको सर? हाँ, ही ऑल्सो परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1.5 लाख ऑन कैश एंड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख ऑन क्रेडिट। बच्चे 1 लाख का गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज किया था। तो जब गुड्स हमने 1 लाख का परचेज किया तो हमें क्रेडिटर को 1 लाख का पेमेंट करना था। उस 1 लाख में से यहाँ कहता है, पढ़ेंगे 4th लाइन दोबारा जहाँ पे हमने छोड़ा था, 4th लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन का। ही पेड, मिला आपको? मिला बच्चे? अरे मिला?
सर हाँ, तो 1 लाख में कहता है कि 70,000 आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया है, 10,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो जरा बताओ 1 लाख का परचेज किया था, यानी क्रेडिटर को 1 लाख का पेमेंट करना था, उसमें से 70 + 10 यानी कि 80,000 हमने क्या किया, उनको पे कर दिया। 70 पे किया, 10 का डिस्काउंट मिल गया, तो क्रेडिटर्स एंड में कितना बच गया? 20,000। 20,000 ना बचे। अरे 1 लाख में 70 पे किया, 10 का डिस्काउंट मिल गया, तो 20 ही तो बचा। जो बच गया वही एंड में लिखा जाएगा अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो। सुन लो मेरी बात। सर हाँ, आगे पढ़ना। ही रिसीव्ड 80,000 फ्रॉम डेटर्स, अलाउड देम डिस्काउंट 6,000, और कहता कि 10,000 ड्यू फ्रॉम डेटर्स कुड नॉट बी रिकवर्ड। ये क्या है? रुको रुको, एक मिनट, फिर से आओ, मुझे समझाना है क्वेश्चन को। जरा थर्ड लाइन पढ़ना बीच में। थर्ड लाइन बीच में, ही सोल्ड ऑल गुड्स फॉर 750, 7.5 लाख में सेल किया था, जिसमें से 4.5 लाख का कैश में था बचे। तो क्रेडिट में कितना था? 3 लाख। जब हम गुड्स क्रेडिट में बेचते हैं ना, तो डेटर्स कहे जाते हैं जिनको हमने बेचा है, डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना है। पता उस 3 लाख रुपए के डेटर्स में से यहाँ कहता है 5वें लाइन में पढ़ेगा, 5वां लाइन, कि 80,000 हमें मिल गया, 6,000 का हमने उनको डिस्काउंट दे दिया, और 10,000 जो ड्यू था ना, कुड नॉट बी रिकवर्ड, वो बदमाश लेकर पैसे मेरे भाग गए, 10,000 बैड डेट्स हो गया। चलो कोई बात नहीं, जो बाकी बच गया वही एंड में होगा। फिर कहता है ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने सैलरी पे किया था आपका 20,000, रेंट पे किया था 30,000, कमीशन पे किया था 5,000। सैलरी पे करना, रेंट पे करना, कमीशन, ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, आप ये बात जानते हैं। 1 अक्टूबर 2006 को एक्स हैड ऑल्सो टेकन अ लोन ऑफ 3 लाख फ्रॉम हिज बैंक। एक्स ने एक लोन लिया था बच्चे 3 लाख का बैंक से एट 10% पर एनम। ठीक है, कब लिया था? 1 अक्टूबर को। कहता कि इंटरेस्ट हैड नॉट येट बीन पेड, अभी तक उसका इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है। देख लेंगे, आप आगे बढ़ो। 1 दिसंबर को ही फर्दर इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज इज कैपिटल, दिस इज एडिशनल कैपिटल। मैंने कहा था एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स जब होगा तो क्वेश्चन पक्का बताएगा, नहीं तो फिर नहीं बताएगा। वो कह रहा है कि 1 लाख आपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल दिया है जी दिसंबर में, और कहता है कि एंड ऑफ 2006 यानी कि एंड में सैलरी ड्यू है बट नॉट पेड, ड्यू है बच्चे लेकिन पे नहीं किया, कितना? 12,000। रेंट भी कहता है कि बकाया आपका 8,000, बोलता है कि डेप्रिशिएट करो फिक्स सेट्स फॉर 10%, और बोलता है कि कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम वेरियस मेथड्स। बताओ ना कितने मेथड होते हैं? सर 2। कौन कौन से? SOA मेथड, स्टेटमेंट ऑफ फेयर, दूसरा कन्वर्जन मेथड। मेरे बच्चे दोनों से निकालना है, दोनों से। चलो मैं दोनों से निकालता हूं, देखता हूं क्या निकल के आएगा। आप मुझे पहले बताओ, मैं पहले SOA मेथड से निकाल दूं या कि कन्वर्जन मेथड से? आप जिससे बोलोगे वही काम करूंगा। बोलो किससे मन कर रहा है? सर आप एक काम करना, SOA मेथड आपने हमें सिखा दिया है, तो पहले उससे निकाल दो, फिर आप कन्वर्जन से भी करा देना। चलो बच्चे, आप जो बोलेंगे वही काम करूंगा। मैं SOA यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, SOA मेथड से आपका, ठीक है ना? आपको पता है ना मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले अपना टारगेट को फिक्स करता हूँ। लिखिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पता करना होगा जी। तो मेरे बच्चे, एक तो हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल, साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ मेरे साथ, आगे पीछे नहीं होना आपने। सॉरी, ओपनिंग कैपिटल। एक हमें यहाँ पे चाहिए क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। हमें एक चाहिए यहाँ पे एडिशनल कैपिटल, अगर ये होगा तो क्वेश्चन पक्का बताएगा। और एक हमें चाहिए ड्राइंग्स। तो 4th आइटम आपने लिखा है यहाँ पे ड्राइंग्स। इन चारों में से जो पता है हमें ठीक है, जो नहीं पता उसको मैं ढूंढ लूँगा, थोड़ा ही कुछ होता है। जरा बताओ क्या ओपनिंग कैपिटल बता रहा है? सर हाँ, 15 लाख का अमाउंट। बिल्कुल स्टार्टिंग में कह रहा है कि जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 15 लाख के कैपिटल के साथ स्टार्ट किया था। क्या क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है? नहीं सर, ये हमें ढूंढना है, देख लूंगा मैं। चलो कोई बात नहीं, बताओ एडिशनल कैपिटल बता रहा है क्या? सर हाँ, वो नीचे से 3rd लास्ट लाइन में कह रहा है कि 1 लाख का आपने यहाँ पे एडिशनल कैपिटल दिया था, एडिशनल कैपिटल। अच्छा बताओ क्या ड्राइंग्स कहीं क्वेश्चन बता रहा है क्या? सर नहीं बता रहा, तो फिर नील है, आप चिंता नहीं करना, ये दोनों चीजें जब बताएगा तो है, नहीं बता तो फिर नहीं है आपका, है ना? हमारा काम पूरा हुआ। सिर्फ मेरे बच्चे हमारा जो टारगेट है ना वो एक जगह चला गया, कहाँ पे? क्लोजिंग कैपिटल। अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल को किसी तरीके से पता कर लूँ ना तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो चलो बताओ क्लोजिंग कैपिटल को पता करने के लिए आप यहाँ क्या बनाएंगे? तो फिर पता क्या करना, आप बनाना यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और कब जी? एज ऑन
31 दिसंबर 2006, यानी कि साल के एंड में बच्चे, हम साल के एंड में हमारे जो एसेट्स लायबिलिटीज है हम उनके पोजीशन को यहाँ पे आपके लिए पता कर रहे हैं कि साल के एंड में आखिर हमारा क्या पोजीशन है। मैं उसको यहाँ पे लिख दूँ, आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ध्यान से चलूँगा। और आपको मेरे साथ थोड़ा जगह बना लूँ क्या, इस 1 लाख को यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हमारा 1 लाख था, और 15 लाख को भी थोड़ा पास कर दूँ। आपने ऑलरेडी पास किया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, बड़ा बड़ा लिखने के लिए, समझो, बड़ा बड़ा लिखूंगा तो पूरी बात समझ में आएगी। ऐसी मेरी हैंड राइटिंग खराब है, करूँ तो क्या करूँ। बचपन से सोचा था कि मैं कुछ सीखूंगा हैंड राइटिंग, लेकिन समझ में नहीं आया। हमारे ड्राइंग वाले सर ने कहा कि बेटा जरा लड़के का फोटो बनाना। लड़के का फोटो देखो मैं कैसे बनाता था, लड़के का फोटो BOY लिख देता था, और बॉय से देखो लड़का मैं कैसे बनाता था। ये हो गया हमारा लड़का, देख रहा है, ये हमारा लड़का बन गया। नहीं हो गया बच्चे लड़का, हमें मार्क्स नहीं मिलता था, इतनी अच्छी कलाकारी में दिखा था फिर भी मार्क्स नहीं। वो कहते जरा आम बनाओ, तो देखो मैं आम कैसे बनाता था, ये हमारा हो गया ड, और ये बन गया हमारा आम। नहीं बन गया बच्चे, यहाँ पे नहीं बन गया आम। चिड़िया बनाओ, ये लो चिड़िया बन गया, चिड़िया बन गया। तो मैं अच्छी कलाकारी करता था, लेकिन कभी मेरे ड्राइंग्स टीचर ने मुझे ना प्रोत्साहित नहीं किया, हमेशा डांटा करते थे कैसे कैसे ड्राइंग करता है। और इसी खुन्नक में ड्राइंग्स मैंने छोड़ दी और मेरी हैंड राइटिंग खराब हो गई। मैं करूँ तो क्या करूँ, आज चाह कर भी सुधार नहीं पाता। बस छोड़ो ना, अकाउंट सीखना, ड्राइंग सब सीख के क्या करूँगा। आइए जरा मैं आता हूँ, हमने क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पता करना है, क्लोजिंग कैपिटल आपका। तो मैं क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग जो हमारे एसेट्स लायबिलिटीज है ना बच्चे, उनके पोजीशन को पता कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरी बात ध्यान सुनेंगे, देखो मैं कैसे करूँगा। स्टार्ट करेंगे आप 18 क्वेश्चन। याद रखना टारगेट हमारा है कि हर एक एसेट्स लायबिलिटी जो एंड में है उनकी वैल्यू को पता करना। शुरू कीजिए आप क्वेश्चन को। कहता है कि 1 जनवरी, स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ रहे हैं आप, 1 जनवरी 2006 को एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल 15 लाख। ये ओपनिंग कैपिटल था बच्चे, ओपनिंग कैपिटल था। और हमें इस बैलेंस शीट में जो कैपिटल चाहिए वो ओपनिंग नहीं, हमें एंड का चाहिए। तो वो 15 लाख आप यहाँ पे मत लिखना, एंड का हमें निकालना है, ओपनिंग का नहीं। तो छोड़ दो। लेकिन जरा सोचो कि जब 15 लाख के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में यहाँ पे कैश भी तो आया होगा, है ना बच्चे। जब 15 लाख एज कैपिटल वो कैश लेकर आएगा तो कैश बढ़ेगा। लेकिन जरा बताओ कि क्या वो कैश 15 में बाहर लिख दूं, बोलो ना, क्या 15 में कैश बाहर लिख दूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि वो स्टार्टिंग में कैश आया था। क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट्स है जहां पे कैश आ रहा जा रहा है। मेरे बच्चे हमें कैश का एंड का बैलेंस चाहिए, तो अभी कैश नाम लिख के छोड़ दो, एंड में कितना होगा हम बाद में निकाल लेंगे। आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, बहुत स्लोली चलूंगा, आपको परेशानी क्रिएट नहीं होगी। आगे बढ़ना। ऑन द सेम डेट ही परचेज अ बिल्डिंग फॉर 4 लाख रुपीज। उसने साल के स्टार्टिंग में बिल्डिंग परचेज किया। तो बिल्डिंग परचेज करने से क्या हुआ जी, कैश कम हो गया होगा बच्चे, हम कैश अकाउंट बाद में बना के देख लेंगे। और यहाँ पे एक बिल्डिंग आया होगा, तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग को यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, है ना, हमारा एसेट्स। लेकिन जरा सोचो ना, बिल्डिंग जो 4 लाख का आया वो तो साल के स्टार्टिंग में परचेज किया था। क्या मैं 4 लाख यहाँ बाहर लिख दूं? नहीं सर, नहीं लिख सकते, हमें एंड का बैलेंस चाहिए, एंड का। तो आप चेक कर लो, क्या क्वेश्चन में कहीं बिल्डिंग पे साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात कर रहा है क्या? सर हाँ, नीचे से सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन का, नीचे से सेकेंड लास्ट लाइन कि डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मेरे बच्चे 10% के हिसाब से कहता है कि फिक्स एसेट्स को आपने डेप्रिशिएट करना है। तो बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट्स ही तो है। आप बताओ 10% कितना हो जाएगा? 40,000 का अमाउंट आपका बाहर हो गया, 3,60,000। हमेशा अच्छा होता है कि पहले एग्जाम में क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ा तो दिमाग में बहुत सारी बातें बैठ जाएंगी, फिर क्वेश्चन आराम से बनना शुरू हो जाएगा। हमारा टारगेट एंड का बैलेंस बिल्डिंग का निकालना है जी, तो हमने क्या किया, एंड में 360 का अमाउंट लिखा। और आगे पढ़ना। कहता है कि आपने फर्नीचर भी परचेज किया 2 लाख का। तो फर्नीचर जो हमने 2 लाख का परचेज किया है फर्नीचर, उसको भी आपको अंदर वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा। इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 10%, यानी कि 20,000, क्योंकि मेरे बच्चे ये भी हमारा फिक्स्ड सेट्स है। वो कह रहा है कि फिक्स्ड सेट्स को डेप्रिशिएट करो, हमने इसको भी डेप्रिशिएट कर दिया और हमारा एंड का बैलेंस निकल के आ गया। आगे बढ़ना क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ। आप पढ़ रहे सेकेंड लाइन बीच में, क्वेश्चन का पढ़ रहे हैं आप सेकेंड लाइन बीच में। यहाँ पे देखो जरा क्या बता रहा है। ही ऑल्सो परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 1.5 लाख ऑन कैश बेसिस। बात ध्यान सुनेंगे, 1,50,000 का गुड्स आपने कैश पे परचेज किया है। पता है, एक तो कैश चला गया होगा, कैश
एंड में कितना होगा हम अलग से देख लेंगे। और आपने गुड्स परचेज किया, परचेजेज जो होता है, परचेजेज बचे जो गुड्स परचेज किया वो आपके बैलेंस शीट में नहीं आता। जो गुड्स आपने परचेज किया अगर उसमें से कुछ एंड में बच गया, कुछ बच गया तो वो यहाँ पे स्टॉक के रूप में आता है, ये बात आप जानते हैं। तो ये परचेज छोड़ दो क्योंकि परचेज आपका बैलेंस शीट में नहीं आता। आगे पढ़ना, उसने गुड्स 1 लाख का परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो परचेज तो नहीं है, लेकिन अगर गुड्स को हमने क्रेडिट पे लिया है तो क्रेडिटर्स मेरे बढ़ जाएंगे। और मेरे बच्चे क्रेडिटर्स जो है वो बैलेंस शीट में आएगा जी एज लायबिलिटी, तो यहाँ पे आप लिखिए क्रेडिटर्स का नाम, क्रेडिटर्स। लेकिन कोई बताओ कि क्या 1 लाख रुपए मैं बाहर में रिकॉर्ड कर दूं? नहीं सर नहीं, ये 1 लाख तो तब थे जब हमने परचेज किया था। देखो ना, क्या क्रेडिटर्स का कुछ पेमेंट हुआ है क्या? मैं पढ़ता हूँ, जरा मेरे साथ पढ़ना। आप जरा आ जाओ यहाँ पे, फोर्थ लाइन पढ़ेंगे आप बिल्कुल। ही पेड, मिला बच्चे? बोलो ना, मिला सर? हाँ मिला सर, मिला। कहता है कि 70,000 हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया और 10,000 हमें डिस्काउंट मिल गया। तो चलो बताओ, 1 लाख का परचेज हुआ था, उसमें 70,000 हमने पे कर दिया और 10,000 का अगर हमें डिस्काउंट मिल गया तो क्रेडिटर्स एंड में कितना बच गया? 20,000। ध्यान दीजिए, हर एक एसेट्स लायबिलिटी का एंड का बैलेंस पता कर रहा हूँ, सिर्फ इतना मकसद है, सिर्फ इतना, और कुछ भी नहीं बच्चे। और आगे बढ़ना, क्या बता रहा आपका, और आगे बढ़ेंगे आप पढ़ रहे हैं थर्ड लाइन बीच में, बिल्कुल पेशेंस वाइज, थर्ड लाइन बीच में। ही सोल्ड ऑल गुड्स फॉर 750, उसने 7.5 लाख का सेल किया है जी आपका टोटल, जिसमें से 4.5 लाख बता रहा है कैश पे। तो 4,50,000 अगर हमने सेल किया कैश पे तो कैश आया होगा, और हमने सेल्स यानी कि इनकम दिखाया होगा, उसका बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि सारे गुड्स बिक चुके हैं, यानी कि कोई स्टॉक यहाँ पे बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो चलो बताओ, 750 में 450 कैश पे, तो ऑन क्रेडिट कितना हो गया? 3 लाख। और आप जानते हो ना कि जिनको हम सेल करते हैं क्रेडिट पे हम उनको डेटर्स बोलते हैं। सर हाँ, क्या ये 3 लाख बाहर कर दूं? नहीं सर नहीं, क्योंकि आप देखो ये तो 3 लाख तब था जब हमने सेल किया था। क्या हमने कुछ पेमेंट रिसीव किया है क्या इनसे? तो मैं आपको दिखाऊं, 1 2 3 4 5, 5वां लाइन आप चेक करेंगे, ऊपर से 5वां लाइन क्या बता रहा है कि ही रिसीव 80,000 फ्रॉम डेटर्स। पता है इस 3 लाख में कहता है कि 80,000 का जो अमाउंट है वो हमने डेटर से रिसीव कर लिया, और 6,000 का हमने उनको डिस्काउंट दे दिया, डेटर्स कम हो जाएंगे। यही नहीं, वो बदमाश 10,000 के जो डेटर्स है ना वो हमारे पैसे भी लेकर भाग गए, तो 10,000 हमारा बैड डेट्स हो गया। तो जरा बताओ अब डेटर्स एंड में कितना रहा, जरा बताइए एंड में कितना? तो 3 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट था बच्चे, इसमें से 80,000 हमें मिल गया है, हम डेटर्स को कम करके कैश बढ़ा देंगे। इसमें से 6,000 हमने डिस्काउंट उनको दे दिया, और इसमें से हमारा 10,000 का जो अमाउंट है डूब गया। तो मेरे बच्चे 2,04,000 का डेटर्स हमारे पास एंड में है। आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, मैं हर एक एसेट्स लायबिलिटी के एंड को बैलेंस पता कर रहा हूँ, तब जाके एंड का कैपिटल निकल के आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में एंड का बैलेंस बता रहा था, हमें कुछ दिक्कत नहीं आई थी, बट यहाँ पे सब कुछ हमें निकालना पड़ रहा है। और आगे बढ़ेंगे, तो मैं अब पढ़ूँगा, कहाँ से पढ़ूँ मैं? अब जरा आ जाओ 1 2 3 4 5 6 लाइन, 5 तक लाइन तो सारी बातें हो चुकी हैं। 6 में जाइए, जरा आइए, ड्यूरिंग द ईयर से पढ़ेंगे मेरे साथ। ड्यूरिंग द ईयर ऊपर की बातें सारी हो चुकी है बच्चे। कहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एक ने सैलरी पे किया, सैलरी पे करना थोड़े यहाँ पे आएगा, सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, और हाँ पे किया होगा, कैश चला गया होगा, हम कैश में से माइनस कर देंगे, देख लेंगे बाद में। रेंट पे किया, कमीशन पे किया, ये भी आपके बैलेंस शीट में नहीं आता, रेंट कमीशन, और पे किया, कैश में से माइनस हो गया होगा, हम कैश देख लेंगे एंड में कितना। 1 अक्टूबर 2006, ध्यान से, एक्स ने एक लोन लिया था 3 लाख फ्रॉम द बैंक। अब बताओ अगर 1 अक्टूबर को लोन लूंगा तो क्या वो लोन इस दिन में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? एंड में आपका सर दिखेगा। लोन आपने साल के बीच में लिया तो यहाँ भी तो दिखेगा। तो आप क्या करो, यहाँ लिखो एक लायबिलिटी है जी, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। जरा बताओ आपने लोन कितने का लिया था? सर लोन था 3 लाख का, यहाँ लिखे 3 लाख का अमाउंट, लोन आपका 3 लाख का हो गया, ठीक है ना। कहता है कि 10% पर एनम के हिसाब से, और इंटरेस्ट हैड नॉट येट बीन पेड। मेरे बच्चे अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है। हमारा अकाउंट्स कहता है कि इंटरेस्ट पे नहीं हुआ। जरा देखो यहाँ पे, ये डायग्राम आपको नहीं बताना, ईयर एंडिंग हो रहा है 31 दिसंबर को, आपने लोन लिया था 1 अक्टूबर को, तो जरा बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट बना जी? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने का।
3 महीने का जो इंटरेस्ट है कहता है कि अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है। 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट निकल के आया, दैट इंटरेस्ट वी हैव नॉट पेड। तो अगर इंटरेस्ट पे नहीं हुआ तो लायबिलिटी बन गई, ऑब्लिगेशन हो गया ना बच्चे। अगर कोई इंटरेस्ट यानी कि जो हमारा एक्सपेंस है और हमने उसका पेमेंट नहीं किया तो लायबिलिटी बन गया। तो मैं उस लायबिलिटी को भी यहां लिखूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन, सॉरी लोन नहीं है, लोन था बच्चे, लोन था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये लोन पे आपका इंटरेस्ट बकाया, जरा बताओ कितना, लिख दो यहाँ पे 3 लाख का लोन है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, जरा बताओ कितने महीने की बात कर रहा है, 3 मंथ्स का, तो 3/12 बताओ कितना निकल के आ गया, कितना आ गया आपका यहाँ पे 7500। नहीं, एक बार चेक कर लो क्या, ऐसे इतना ही आएगा, फिर भी देख लो कोई बात नहीं, कि 3 लाख पे आपका यहाँ पे 10% और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपका ये आ गया 7500। ठीक है, ये भी हो गया बच्चे। आगे बढ़ना, फिर क्या बता रहा है, कहता है कि 1 दिसंबर को उसने फिर से 1 लाख का एडिशनल कैपिटल दिया। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, 1 लाख का उसने एडिशनल कैपिटल दिया तो हमारा कैश बढ़ गया होगा, कितना हम देखेंगे बाद में। और क्योंकि हमें यहाँ क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना, एडिशनल कैपिटल को आप यहाँ लिख चुके हैं 1 लाख रुपए का अमाउंट है ना, 1 लाख का अमाउंट आपका एडिशनल कैपिटल। थोड़ी सी और क्लियरिटी आगे आएगी, थोड़ा सा वेट करना, आगे बढ़ो। कहता है कि एट द एंड ऑफ 2006 साल के एंड में सैलरी ड्यू है बट नॉट पेड आपका 12,000 की सैलरी ड्यू है बच्चे। जरा बताओ, सैलरी ड्यू है मतलब पे करना है, अभी तक हमने पे नहीं किया, लायबिलिटी बन गया। जब भी आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आएगा ना, ऑब्लिगेशन दैट बिकम्स योर लायबिलिटी आपका, तो आपने क्या करना, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा एज लायबिलिटी। जरा बताओ अमाउंट कितना बता रहा है यहाँ पे, सर आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ना ये 12,000 का अमाउंट बता रहा है, लिखो यहाँ पे 12,000 का अमाउंट आपको, ठीक है ना। फिर आगे पढ़ना, रेंट भी कहता है कि अभी आउटस्टैंडिंग है, ये भी लायबिलिटी हो गया। तो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, हमें लैंडलॉर्ड को जो रेंट इस बार का पे करना था, नहीं पे किया अभी तक, लायबिलिटी हो गया कितना 8,000। अगर पे हो गया होता तो कैश में से माइनस हो जाता, नहीं पे किया तो लायबिलिटी बन गया। और कहता है कि डेप्रिशिएट फिक्स्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है ना। हमने क्या किया बच्चे, एक एक आइटम जो हमारे पास है उन सब का हमने एंड का बैलेंस पता कर लिया। मैं बड़े आसानी से अपने कैपिटल को पता कर सकता हूँ बैलेंसिंग फिगर से कि हमारा एंड में कितना है, बशर्ते कि मुझे किसी तरीके से कैश का क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाए, मेरा काम हो जाएगा। तो अब मैं कैश के क्लोजिंग बैलेंस को पता करता हूँ। कितना मजा आ रहा है इस चैप्टर में, कुछ है ही नहीं। हमारा टारगेट क्या है जी कि हमें हर एक चीज़ का एंड का बैलेंस पता करना है। तो मैं अब एक काम करना शुरू करूंगा, मैं एंड का यहाँ पे कैश निकालूं। कैसे, देखो मैं ऐसे भी कर सकता था, ये प्लस माइनस करना, जैसे हमने इसमें दिखाया, यहाँ दिखाया, लेकिन कैश में बहुत सारी बातें हैं। तो मैं एग्जाम में क्या करूंगा, वर्किंग नोट्स में यहाँ पे कैश अकाउंट बनाकर मैं एग्जामिनर को दिखा दूंगा कैश अकाउंट। इस कैश अकाउंट में क्या करूंगा, जितनी सारी बातें कैश की हैं, मतलब कैश का आना और कैश का जाना, वो सारी बातें मैं यहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा, है ना। एक साल में कितने कैश आए हैं, कितने कैश गए हैं, उसको यहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आओ जरा शुरू करता हूँ, देखता हूँ कैश में क्या क्या निकल के आता है। पढ़िए मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैश की बात इस पर करेंगे। आपको पता ना कैश हमारा एसेट्स होता है बच्चे, कैश हमारा एसेट्स होता है और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है, ये बात पता है। जितने भी एसेट्स होते हैं दे ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। एक और खास बात, जिनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है उनका बढ़ना हम डेबिट करते हैं, घटना क्रेडिट करते हैं। सुनो, कमजोर दिल वाले, मतलब कमजोर अकाउंट्स वाले, मैंने कुछ बताया आपको कि जितने भी एसेट्स होते हैं ना बच्चे, उन सबका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है। सबका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है, डेबिट में। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डेबिट में आपका होता है। जिसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है उनका बढ़ना हम डेबिट करते हैं और घटना क्रेडिट करते हैं। पूरे अकाउंटेंसी में ये चलेगा काम आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश तो नील है, लिखो चाहे ना लिखो आपका, क्योंकि बिजनेस इस साल ही शुरू किया हमने, तो हमने ओपनिंग कैश नील कर दिया। बाकी बातें मैं लिखना शुरू करता हूँ। आओ जरा पढ़ेंगे क्वेश्चन। हमारा मकसद है कैश को ढूंढना। कैश पढ़िए स्टार्टिंग से। 1 जनवरी को एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल 15 लाख। तो जरा बताओ 15 लाख का बिजनेस में कैश आया कि चला गया, बोलो ना, आया कि चला गया। सर आया है, पता ना आपको। चलो एक और भी नाम लिख दो जी, यहाँ पे रिसिट्स है, कैश का रिसिट्स यानी कि आना यहाँ रिकॉर्ड करते हो आप, और कैश का जाना यानी कि पेमेंट आप यहाँ रिकॉर्ड करते हो।
है ना, कैश का आना कैश का जाना आपका। तो आपने 15 लाख के साथ यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, लिखिए 15 लाख कैश में, आपने कहा टू कैपिटल, है ना, टू कैपिटल, कैपिटल के नाम पे 15 लाख रुपए कैश आए। फिर कहता है उसी दिन पे आपने बिल्डिंग और फर्नीचर परचेज किया, तो बिल्डिंग फर्नीचर परचेज करने से कैश बढ़ा कि कम हो गया? सर कम हो गया। यहाँ लिखिए आपने कहा बाय बिल्डिंग, जरा बताओ बिल्डिंग हमने कितने का परचेज किया है? सर 4 लाख का, 4 लाख, ठीक है जी। अच्छा बताओ आपने फर्नीचर जो परचेज किया है बाय फर्नीचर, वो कितने का आपने लिया है? सर फर्नीचर जो हमने परचेज किया है वो है आपका 2 लाख का। कुछ नहीं कर रहा बच्चे, एक साल में जो कैश का आना जाना हुआ है मैं उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आगे पढ़ना, सेकेंड लाइन बीच में, सेकेंड लाइन बीच में पढ़ रहे हैं आप। ही ऑल्सो परचेज गुड्स कॉस्टिंग 150 ऑन कैश बेसिस। अगर हमने गुड्स परचेज किया है तो पेमेंट हुआ होगा, और कैश पे लिया ना बाय परचेजेज, कितने का जी? 150, 1,50,000 का अमाउंट आपका, ये भी हो गया। फिर कहता है कि आपने गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख परचेज किया है ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट पे गुड्स परचेज करूंगा, क्रेडिट पे, तो मेरे बच्चे कोई कैश में इंपैक्ट नहीं होता है ना। क्रेडिट पे परचेज किया तो क्या हुआ जी? परचेज बढ़ गया और हमारा क्रेडिटर्स बढ़ गया, थोड़ा ही कुछ हुआ कैश में। आगे बढ़ो, ही सोल्ड ऑल गुड्स फॉर 750 आउट ऑफ विच कहता है कि 450 वाज ऑन कैश बेसिस। अगर 450 पे गुड्स बेचा हमने कैश पे तो कैश आया होगा, लिखिए यहाँ पे 2 सेल्स या 2 कैश सेल्स, कुछ भी लिख सकते हैं। 4,50,000 कैश हमारे पास आया होगा। मैं जितने भी एक साल में कैश आए गए हैं उनको सिर्फ यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैश के बैलेंस को पता करने के लिए, ठीक है। तो 750 में 450 कैश हमारे पास आ गया। 3 लाख का सेल हमने क्रेडिट पे किया होगा, क्रेडिट पे करने से थोड़े कुछ कैश में इम्पैक्ट होगा। आगे पढ़ना, 70,000 हमने क्रेडिटर्स को पे किया है। अब बताओ क्रेडिटर्स को पे किया तो क्रेडिटर्स बढ़ा कि कम हो गया? सर कम हो गया। क्रेडिटर्स को जरा बताओ कितना हमने पे किया है? 70,000 का अमाउंट आपका यहाँ रिकॉर्ड कर लिया हमने 70,000। हमने 10,000 का डिस्काउंट भी रिसीव किया है। मेरे बच्चे डिस्काउंट रिसीव करने से यहाँ पे कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। डिस्काउंट का मतलब क्या कि क्रेडिटर्स कम हो गए, डिस्काउंट एक्सपेंस बढ़ गया, कैश थोड़े गया हमारे पास है, कुछ कैश थोड़े गया हमारे पास है। फिर कहता है 5वीं लाइन में 80,000 आपने डेटर से रिसीव किया है। अगर हमने डेटर से रिसीव किया है तो कैश हमारे पास आए हैं, आप यहाँ लिखेंगे 80,000 का अमाउंट, 80,000 हमने यहाँ पर रिसीव किया। आगे पढ़ना, और क्या बता रहा आपको यहाँ पे, कहता है कि 6,000 डिस्काउंट दे दिया डेटर्स ने। अरे डेटर्स ने अगर हमें डिस्काउंट दिया है तो डेटर्स कम हो गए, कैश थोड़े कुछ कम हो जाएगा। समझ लो मेरी बात, अगर डेटर्स ने हमें डिस्काउंट दिया तो डेटर्स कम होंगे ना बच्चे, कैश थोड़े कम हो जाएगा कि डिस्काउंट दिया तो कैश हमने दे दिया जी। नहीं सर, कुछ भी कैश में नहीं होगा। 10,000 कहता है कि डेटर्स डूब गए, बैड डेट्स हो जाना, तो बैड डेट्स के होने से डेटर्स डूब जाते हैं। जिनसे हमें पैसा लेना था उन्होंने पैसा पे नहीं किया, कैश थोड़े डूबा है, डेटर्स डूब गए, कैश अकाउंट में नहीं आएगा। समझो मेरी बात, बैड डेट्स जब होता है तो डेटर्स डूब जाते हैं, कैश नहीं डूबता। यानी कि कैश जो पॉकेट में था वो चला गया, डेटर्स चले गए। आगे पढ़ना, ड्यूरिंग द ईयर कहता है कि उसने सैलरी पे किया है, रेंट पे किया है, कमीशन पे किया है, तो कैश चला गया। लिखो यहाँ पे बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय कमीशन। आपने यहाँ पे 3 चीज़ें पे की हैं, आपने उसको रिकॉर्ड किया। जरा बताओ सैलरी के नाम पे कैश कितना पे किया हमने यहाँ पे? सर 20,000। अच्छा बताओ हमने रेंट के नाम पे कैश कितना पे किया है? 30,000। जरा बताओ हमने कमीशन कितना पे किया? 5,000, है ना। ये हमने क्या किया? पे कर दिया। तो ये कैश। सर आपने तो कहा था कि इस मेथड में कोई एक्सपेंस इनकम की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हाँ बच्चे हाँ, हमने कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मैं एक्सपेंस इनकम थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तो कैश के आने और जाने को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब बताओ हमने सैलरी रेंट कमीशन पे किया तो कैश नहीं चला गया, कैश में से माइनस नहीं करूँगा, मुझे कैश को ढूंढना है, कैश मेरे पास एंड में कितना है सब कुछ रिकॉर्ड करूँगा। एक्सपेंस इनकम थोड़ी बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ो, आप खामों का सवाल पूछते हो। अरे एक्स ने एक लोन लिया था 3 लाख का बैंक से, लोन लिया तो पैसे आए होंगे, पैसे आएगा तो कैश अकाउंट में यहाँ पे जी 2 बैंक लोन, कैश बढ़ गया होगा। कितने का लोन लिया हम लोगों ने? सर 3 लाख का, तो 3 लाख से आप यहाँ पे कैश को बढ़ा दीजिए। और आगे पढ़ना, आगे पढ़ना, कहता है कि इंटरेस्ट जो है इस पर अभी तक पे नहीं हुआ। अगर इंटरेस्ट पे नहीं हुआ तो हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ, मतलब पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ ना बच्चे। आगे पढ़ना, कहता है कि 1 दिसंबर को उसने 1 लाख का एडिशनल कैपिटल दिया था। अब बताओ एडिशनल कैपिटल दिया तो पैसा आया कि चला गया? सर आया है,
लिखिए यहाँ पे 2 कैपिटल या 2 एडिशनल कैपिटल, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लाख। इससे हमारा कैश बढ़ गया होगा। रिपीट कर रहा हूँ, कैश का क्लोजिंग बैलेंस पता कर रहा हूँ, जहाँ से भी आया गया उसको हमने रिकॉर्ड किया आपका। फिर कहता है कि एंड में सैलरी ड्यू है बट नॉट पेड, कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ जी। रेंट आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट नहीं हुआ। डेप्रिशिएट करो फिक्स्ड को, पेमेंट नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पेमेंट थोड़ा ही होता है। तो फिर बच्चे हमने क्या किया, कैश की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। अब कुछ नहीं बचा, जल्दी से जरा चेक कर लो कि इतने पैसे आने और जाने के बाद आपका बाई बैलेंस सीडी यानी कि एंड में कैश कितना बचा हुआ है, बैलेंसिंग फिगर। आओ चेक करता हूँ कितना निकल के आता है। ऊपर से देखेंगे 15 लाख का अमाउंट, प्लस आपका कितना है, सेल्स आपका 450 का अमाउंट, फिर आपका 80,000 का अमाउंट, फिर आइए बैंक लोन आपका 3 लाख का अमाउंट, और आपका कैपिटल यानी कि 1 लाख का अमाउंट। इसमें से माइनस करो बिल्डिंग एंड फर्नीचर, कितना हो गया, 6 लाख का अमाउंट जो पेमेंट हो चुके हैं। फिर आपने माइनस किया 220, 240, 270, 275, सीधे सब में को माइनस कर दो 275। पर बच्चे ये कैश आ गया 15,55,000 का अमाउंट आपका। लीजिए हमने कैश पता कर लिया कि जितने भी साल में कैश के आने जाने हुए हैं, उनके आने जाने के बाद आपके पास कैश का अल्टीमेट पोजीशन कितना, 1555। इसी 1555 को आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे जो आपका कैश एंड में है। ध्यान दीजिए, एंड की सारी बातें पता कर रहा हूँ, एंड की सारी बातें, आपका ये काम हो गया। तो सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है। अब देखो जितने भी हमारे एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, एंड का हमने पता कर लिया। जल्दी से पता करो हमारा कैपिटल कितना है जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आपका आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इधर का टोटल कितना हो गया जी, 1555 का कैश हो गया, प्लस 360 का बिल्डिंग हमारे पास है, 1,80,000 का हमारे पास फर्नीचर है, और 2,04,000 के डेटर्स हमारे पास है। ये हो गया आपका 22,99,000 का अमाउंट, 99,000 का अमाउंट आपका। इधर जरा चेक करते हैं इसमें से कितना माइनस किया हमने। तो 20,000 के क्रेडिटर्स चले गए, एंड में माइनस हो गया। फिर आपका 3 लाख का लोन का अमाउंट माइनस किया हमने, 7,500 का आपने यहाँ पे माइनस किया इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, एंड 12 + 8 माइनस किया आपने 20,000 और माइनस किया यहाँ पे। ये आ गया बच्चे 19 लाख, कहाँ गया, यहाँ लिखेंगे 19,51,500 का अमाउंट। तो ये हमने क्या किया, ये 1 ऐसे था, ये इस तरह के 19,51,500 का अमाउंट। तो क्लोजिंग कैपिटल जो हमें ढूंढना था ढूंढ लिया बच्चे, 19,51,500। अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में बना तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को समझने में आपका, है ना। प्लीज़ कॉपी कर लो। ये हो गई बात। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सवाल उठने का कोई सवाल बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमने हर एक एसेट्स लायबिलिटी का एंड का बैलेंस पता किया। बस हमारा मकसद ही था, तभी एंड का कैपिटल निकल के आ पाएगा और काम पूरा किया। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसको मिटा कर बच्चे, मैं इसको मिटा के मैं अपना प्रॉफिट निकाल दूं कि एसओएस से कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अगर आप कहो तो मैं मिटाऊं, मैं तो इसको मिटा दूं सिर्फ, क्या, चलो मैं इसको ही मिटा देता हूं। मतलब आप यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, इसी को मिटाता हूँ। चलो मैं इसी को मिटाऊंगा। ये लीजिए आप, मैंने इसको मिटा दिया और यहीं पे प्रॉफिट निकालूंगा। जगह की कमी है बच्चे, क्या करूँ, एक ही बोर्ड मेरे पास है, एक ही बोर्ड है। तो आपने यहाँ पर लिखा जी स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट पब्लिक लॉस ड्यूरिंग द ईयर। हमने क्या प्रॉफिट क्या लॉस कमाया है, आओ जरा हम उसको ढूंढ लें। तो चलो बताओ, क्वेश्चन में आपका क्लोजिंग कैपिटल अभी आपने निकाला। क्लोजिंग कैपिटल कितना बता रहा है जी आपका, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल ये देखो 19,51,500 का अमाउंट। आप इसमें एड बैक करो। अगर साल के बीच में कोई ड्राइंग्स हुई है, आप बताइए क्या ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कुछ बता रहा है क्या आपको क्वेश्चन में? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर नहीं सर, ड्राइंग्स नील है यहाँ पे। तो जो नील है उसको लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट मैं समझा रहा हूँ, मैं सारी बातें लिखूंगा। फिर अगर कोई एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल अगर आपका है तो उस एडिशनल कैपिटल को आप यहाँ से हटाइए। देखो ना कितना बता रहा था, 1 लाख रुपए का अमाउंट, 1 लाख का अमाउंट आपका 1 लाख है ना। उसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया। फिर जो अमाउंट आएगा मैं उससे क्या बोलूंगा यहाँ पे, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड
एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, जरा बताओ कितना निकल के आ गया सर? ये हो गया 18,51,500 का अमाउंट। इसमें से माइनस कर दो आपका ओपनिंग कैपिटल, यानी कि साल के स्टार्टिंग का जो आपका कैपिटल है, कितना बता रहा आपको? 15 लाख। हमने 15 लाख का अमाउंट यहाँ से हटा दिया। तो चलो बताओ अब हमारे पास प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, यानी कि जो प्रॉफिट आपका है ड्यूरिंग द ईयर। चेक कीजिए आपका यहाँ पे प्रॉफिट जो आया यहाँ ड्यूरिंग द ईयर, वो कितना निकल के आया बच्चे? ड्यूरिंग द ईयर सर प्रॉफिट निकल के आ गया, ये हो गया 3,51,500 का अमाउंट। यानी कि इस एक साल में इस फर्म ने, मिस्टर एक्स ने बच्चे आपका 3,51,500 का प्रॉफिट कमाया है। बात समझ में आ रही है? हमने कुछ नहीं किया, हमने आपका 4 टारगेट फिक्स किया, उसको पता किया, प्रॉफिट निकाल दिया। प्लीज यहाँ तो कॉपी करें। देखो एक बात है जो मुझे समझानी है, हो सकता है वो सवाल आपके दिमाग में नहीं उठ रहा होगा, बट फिर भी चाहता हूं कि उठे ताकि आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। क्या पता है, ये जो आपका क्लोजिंग, मैंने कैश मिटा दिया बच्चे, आपके पास कैश अकाउंट है, जरा उस पेज को पलटो और कैश अकाउंट को ध्यान से देखना, कैश अकाउंट को, कि आपने जब हमने यहाँ देखो जरा, मैं यहाँ से समझाऊं पहले, नजर यहाँ, जब हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाला था तो हमने क्लोजिंग कैश पता किया था, क्लोजिंग कैश पता किया था ना बच्चे। आप चेक करो उस क्लोजिंग कैश में, जरा बताओ क्लोजिंग कैश देखकर कि कैश अकाउंट में क्या ये एडिशनल कैपिटल जो 1 लाख था उसकी एंट्री आपने उसमें की थी कि नहीं की थी? देखो ना, आपके कैश अकाउंट में जो 1 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल आया था उससे कैश को आपने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? सर बढ़ाया था। आप चेक करो कैश अकाउंट में लिखा हुआ है 2 कैपिटल 1 लाख रुपए, तो क्लोजिंग कैपिटल आपका 1 लाख ज्यादा निकल के आया बच्चे। ये देखो क्लोजिंग कैपिटल जो है ना, इसके अंदर में एडिशनल कैपिटल का जो पैसा इसमें मिला हुआ है, तो इससे क्या हुआ कि अगर इसमें पैसा मिला हुआ है तो आपका क्लोजिंग कैपिटल क्या है जी? 1 लाख ज्यादा है, मतलब इसमें भी एडिशनल कैपिटल मिला हुआ है। सुन लो मेरी बात, जब हमने एडिशनल कैपिटल से जो कैश आया था वो कैश हमने इसमें ऐड किया हुआ है और इसी को ऐड करके इसको माइनस करके हमने ये निकाला, तो मेरे बच्चे ये आपका इसमें एडिशनल कैपिटल मिला हुआ है। क्योंकि अगर मैं इसको 1 लाख से कम कर दूं तो ये कम हो जाएगा। 1 लाख से जो हमने बढ़ाया था एडिशनल कैपिटल से आपका, उससे क्या हुआ? कैपिटल आपका बढ़ गया। सर समझाना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ बच्चे, इतना समझना चाहता हूँ कि जो एडिशनल कैपिटल, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, इसमें एडिशनल कैपिटल मिला हुआ है। मैंने प्रूफ करना चाहता हूं क्योंकि जो कैश आपने एंड का निकाला है उसमें एडिशनल कैपिटल का भी पैसा आपने ऐड किया है। तो अगर हमारे एसेट्स में एडिशनल कैपिटल का पैसा ऐड हुआ पड़ा तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल क्या है जी? आपका इंक्लूडिंग एडिशनल कैपिटल है। तभी तो हमने हटाया कि इसमें क्योंकि 1 लाख मिला हुआ जी, हमने उसको हटा दिया कि भैया अगर ये ना होता तो एंड में कितना कैपिटल होता? ओपनिंग से कंपेयर किया, प्रॉफिट निकल के आ गया। बात सुना रही है? तो आपको मैंने कहा था कि आपके दिमाग में सवाल उठेगा नहीं, बट मैंने जानबूझ के उठाया क्योंकि आगे इसका फायदा मिलेगा। हमने यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व किया आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से। आप प्लीज इसकी कॉपी कर ले। सर हो गया। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करना चाहता हूँ अपने दूसरे मेथड से जो मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन मेथड। आप देखते हैं कि क्या कन्वर्जन मेथड से भी हमारा सेम प्रॉफिट आएगा या कुछ अलग प्रॉफिट निकल के आएगा? क्या हमारा सेम प्रॉफिट आएगा या कुछ अलग प्रॉफिट निकल के आएगा? आओ चेक करता हूं। आप पेशेंस वाइज मेरी बात सुनेंगे। अगर अकाउंट्स में थोड़ी सी दिक्कतें आपको है ना, उस दिक्कत को भी मैं यहाँ पे दूर करूंगा। आपको मेरे साथ बातें सुननी है। लिखिए अब आपका अगला पेज लेंगे, नया पेज, बिल्कुल स्टार्टिंग से नया पेज, और लिखेंगे आप कन्वर्जन मेथड। आपका हमें इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। कन्वर्जन मेथड आपको तो पता ही है कि कन्वर्जन मेथड में मैंने आपको बोला हुआ कि प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट को निकालने के लिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ये चला गया ऊपर का पार्ट, और फिर हमने ज़्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं बच्चे, 2-3 नाम ही है, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट छोटा सा बना लो और फिर बनाओ आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखता हूं कि क्या इसको बनाकर जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है और जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से जो प्रॉफिट आया था, क्या दोनों सेम आ रहे हैं, कुछ अलग आ रहे हैं? अगर सेम आया तो मन खुश हो जाएगा कि आज हमने सही काम किया है। अगर नहीं हुआ बच्चे, अगर सेम नहीं आया तो कोई बात, हमने कोई गलती की होगी, हम सुधार लेंगे उसको, लेकिन पक्का कि दोनों से सेम आंसर निकल के आएगा। सुनिए मेरी बात,
मेरी बात सुनेंगे आप यहाँ पे। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहाँ पे याद कीजिए बचपन में लिखा करते थे ओपनिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है क्योंकि बिजनेस ही आपने इस साल शुरू किया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी आपका नील होगा क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया था सारे गुड्स में बेच चुका हूँ, तो क्लोजिंग स्टॉक की बात यहाँ से नहीं उठेगी, उसको भी हटा दीजिए। आप याद करो बचपन में आप यहाँ पे परचेजेस लिखा करते थे, परचेजेस गुड्स का, और यहाँ पे आप सेल्स लिखा करते थे गुड्स का। परचेज चाहे वो कैश पे हो और चाहे हो आपका क्रेडिट पे, एक्सपेंस का मतलब क्या, सब आपका माना जाता था। सेल्स में चाहे वो कैश पे हो और चाहे वो क्रेडिट पे, वो सारी बातें यहाँ रिकॉर्ड होती थी। फिर कोई कहा गया था जी कि अगर कोई एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट का मतलब फैक्ट्री के खर्चे, वो भी ट्रेडिंग में आएगा। फैक्ट्री किसी खर्च की बात नहीं कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में कहीं भी मैंने फैक्ट्री की बातें नहीं की हैं कि कोई खर्चे आपको फैक्ट्री के हैं, तो ठीक है जी, जो खर्चे बच जाएंगे सब प्रॉफिट लॉस में चले जाएंगे। आओ जरा इसको फिल करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन में, बताओ परचेज कैश पे कितना हुआ है। सेकेंड लाइन बीच में आप क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड लाइन बीच में, ही ऑल्सो परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1.5 लाख ऑन कैश बेसिस। पर बच्चे 1.5 लाख का गुड्स आपने कैश पे परचेज किया है और कहता है कि आपने 1 लाख का गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, यानी कि 1 लाख का गुड्स जो है हमने परचेज किया क्रेडिट पे। तो टोटल परचेज हमारा कितना चला गया, 2,50,000। पता है अकाउंट्स क्या बोलता है, अकाउंट्स कहता है कि भैया जो इस बार आपने कंज्यूम कर लिया, जिसका आपने बेनिफिट ले लिया, जिसको आपने यूज कर लिया, वो सारे आपके एक्सपेंस है इस साल के, पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो। सुने मैंने क्या बताया, अकाउंट्स में कहा गया एक्सपेंसेज का मतलब जिसका आपने करंट ईयर में सर्विसेज ले लिया, जिसको आपने यूज कर लिया, वो हमारे एक्सपेंस होते हैं, चाहे पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो। देखो ना, ये 1.5 लाख तो हमने परचेज किया जी, ये भी हमने यूज कर लिया, और 1 लाख का हमने परचेज किया, वो भी हमारा एक्सपेंस हो गया। चाहे इसके अगेंस्ट पेमेंट हुआ चाहे पेमेंट नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ता बच्चे, एक्सपेंस हम पूरा रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि 2.5 लाख अमाउंट आपका। ये हमने बचपन से सीखा हुआ है। एक्सपेंस मतलब जो करंट ईयर के हैं, पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो। आइए जरा बताओ सेल्स, इनकम भी उसी तरीके से जो करंट ईयर का है। जरा बताओ टोटल सेल्स कितने का हुआ है, 750 का, 7.5 लाख। अब बताओ 7.5 लाख में कैश पे सेल्स कितना किया हमने, 450, 4.5 लाख का सेल्स हमने किया है कैश पे। और जरा बताओ सेल्स आपका ऑन क्रेडिट कितने का है, क्रेडिट सेल्स कितने का बता रहा आपका, तो 7.5 में 4.5 लाख ये, तो 3 लाख का सेल्स हमने क्रेडिट पे किया होगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 750 का। चलो अब हमारा काम पूरा हो चुका, जल्दी से बताओ जीपी कितना आ गया, दैट कम्स टू 5 लाख का अमाउंट। लीजिए जीपी आ गया 5 लाख। ये ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ लिखेंगे अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ये आपका आ गया जी 5 लाख का अमाउंट। मेरे बच्चे इस साल के जितने भी एक्सपेंसेज हैं वो सब यहाँ लिखे जाएंगे, तब जाके एनपी निकल के आएगा। एक्सपेंसेज रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंस का मतलब होता है जो करंट ईयर का है, पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो। इस एक साल में हम जितने का बेनिफिट लेते हैं ना बच्चे, जिसको हम यूज करते हैं, वो हमारा एक्सपेंस होता है। पेमेंट हुआ तो भी, पेमेंट नहीं हुआ तो भी। मान लो मैं, सुनो 2 मिनट हट के थोड़ा सा यहाँ पे, अगर जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उसका रेंट 5,000 रुपये पर मंथ है, तो 5,000 के हिसाब से 12 महीने का रेंट कितना हो गया, 60,000 रुपये। तो एक्सपेंस जो मेरा रिकॉर्ड होगा वो 60,000 रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मैंने 60,000 का बेनिफिट लिया है। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि यार 60 में मैंने जो पे किया है वो 55 पे कर दिया और 5,000 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये पे नहीं किया, जरा बताओ अब मेरा एक्सपेंस कितना हुआ। एक्सक्यूज मी, 60,000 का जो मेरा आपका 5,000 के हिसाब से 12 मंथ का रेंट बना 60,000। 60 में अपने लैंडलॉर्ड को 55 पे कर चुका हूं, 5 मुझे पे करना बकाया। अब कितना एक्सपेंस हुआ, बोलो ना कितना हुआ। अरे अभी भी एक्सपेंस आपका 60 ही हुआ। 60 में अगर मैं 55 पे कर चुका हूं तो कैश मेरा माइनस हो जाएगा, और जो अभी तक नहीं पे किया वो लायबिलिटी बन जाएगी, लेकिन एक्सपेंस पूरे 60 रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब होता है कि करंट ईयर में जितने वैल्यू का हमने बेनिफिट लिया है वो सारे मेरे एक्सपेंस है ना। बेनिफिट तो हमने पूरे 60 का लिया जी, हमने 60,000 का सामान यूज किया, प्रॉपर्टी यूज किया, जितना पे किया ठीक है, जो पे करना मुझे आगे पे करना है, कौन सी बड़ी बात है। सर ये क्यों समझा रहे हो, मैं आता है, ठीक है फिर मैंने तो ऐसे ही समझा दिया। आप बढ़ते देखते हैं कि क्या और बता रहा जी एक्सपेंस इनकम। पढ़ेंगे दोबारा क्वेश्चन, मुझे एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ने का मन कर रहा है स्टार्टिंग से,
और जरा स्टार्टिंग से 1 जनवरी को एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 15 lakhs कैपिटल के साथ। ऑन द सेम डेट ही परचेज अ बिल्डिंग फॉर 4 lakhs, फर्नीचर 2 lakhs। ही ऑल्सो परचेज गुड्स कॉस्टिंग 150 ऑन कैश बेसिस, गुड्स कॉस्टिंग 1 lakh ऑन क्रेडिट आपका। ही सोल्ड ऑल गुड्स फॉर 750 आउट ऑफ विच 450 कैश, बाकी क्रेडिट हो चुका। 70,000 ही पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पेमेंट करना कोई एक्सपेंस नहीं होता, सुनना मेरी बात। क्रेडिटर्स मतलब अगर मैंने जो परचेज किया था 1 लाख का, वो तो ऑलरेडी एक्सपेंस दिखा चुका हूं कि 1 लाख का परचेज किया। अब 1 लाख के अगेंस्ट अगर मैं पेमेंट करूंगा तो दोबारा थोड़ा एक्सपेंस दिखाऊंगा। एक्सपेंस पूरा मैंने 1 लाख रिकॉर्ड कर दिया है, वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो तो लायबिलिटी का पेमेंट हो गया। हाँ, 10,000 का हमें डिस्काउंट मिला है। मेरे बच्चे, डिस्काउंट मिलना हमारा इनकम है, और आप इनकम को इस साइड रिकॉर्ड करते हैं। लिखिए यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड। जरा बताओ कितना हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। डिस्काउंट हमने कितना रिसीव किया है? तो कह रहा है कि सर डिस्काउंट जो आपने रिसीव किया है ये आपका 10,000 का अमाउंट है, तो आप 10,000 का डिस्काउंट यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। और आगे बढ़ता हूँ, क्या बता रहा है? ही रिसीव 80,000 फ्रॉम डेटर्स। डेटर से पैसा है, नजर यहाँ देखो, सेल किया, पूरा इनकम दिखा दिया। तो इस 3 lakhs के अगेंस्ट अगर कैश मेरे पास आएगा, दोबारा थोड़ा इनकम दिखाऊंगा, इनकम पूरा हो चुका है। अगर डेटर से पैसा आया तो डेटर्स कम हो जाएंगे, कैश बढ़ जाएगा, इनकम थोड़ा दोबारा आएगा। लेकिन जो 6,000 का हमने उनको डिस्काउंट दे दिया, वो तो हमारा एक्सपेंस हो गया बच्चे, है ना। जिसको हमने इनकम रिकॉर्ड किया था, अगर उसमें से कुछ भी हमें ना मिले तो हमारा एक्सपेंस माना जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड कितना आपका हो गया? 6,000 का अमाउंट। फिर कहता है कि 10,000 आपका बैड डेट्स हो गया। जरा बताओ, बैड डेट्स होने से आपका फिर से एक्सपेंस हो गया ना, लॉस आपका कितना बता रहा? 10,000। चलो मैंने एक बात आपको बता दी, समझ में शायद आपको आया होगा कि जिसको भी हमने इनकम रिकॉर्ड कर दिया, अगर इसमें से कुछ भी हमें नहीं मिला, चाहे डिस्काउंट चाहे बैड डेट्स, किसी रीजन से, तो हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो इनकम को कम कर रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ना। कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने सैलरी पे किया 20,000, सैलरी एक्सपेंस है, यहाँ रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन जरा बताओ कि क्या जो पे किया सिर्फ वही एक्सपेंस है? नहीं सर, जो सैलरी करंट ईयर का है, चाहे पे हुआ चाहे पे नहीं हुआ, सारे एक्सपेंस कहे जाएंगे। तो देखो ना, हमने सैलरी जो पे किया है बच्चे, जो सैलरी पे किया है वो कहता है कि 20,000 है, यहाँ रिकॉर्ड कर दिया 20,000। और जरा ध्यान से पढ़ो आप, नीचे से थर्ड लास्ट लाइन बीच में, कहता है एट द एंड ऑफ 2006 सैलरी ड्यू बट नॉट पेड आपका 12,000। वो कहता है कि भैया सैलरी आपने जो पे किया इतना है, और जो अभी आउटस्टैंडिंग है, जो बकाया, वो 12,000। मेरे बच्चे, एक्सपेंस मेरा पूरे 32,000 यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। एक्सपेंस का मतलब होता है जिसका बेनिफिट मैंने करंट ईयर में लिया, करंट ईयर में चाहे पे किया चाहे पे नहीं किया, तो पूरे 32,000 आप यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, अब ध्यान देना, आप लिंक करोगे दिमाग से, 32 में हमने कितना पे कर दिया है? 20। अब देखो वो कैश अकाउंट से माइनस हो गया होगा, देखो ना, देखो आपने लिखा था कैश में से माइनस किया था 20,000, और जो 12,000 अभी तक आपने पे नहीं किया, आप चेक करो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपने लिखा होगा, अभी पे करना ऑब्लिगेशन बन गया। तो एक्सपेंस तो पूरा 32 हुआ ना बच्चे, 32 में जो पे कर दिया ठीक है, वो कैश में से माइनस होगा तो बस लायबिलिटी बन जाएगा, बट एक्सपेंस तो यहाँ पे पूरे 32 दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में हम एक्सपेंस इनकम की बात करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ना। फिर से वहाँ पे आपका जहाँ लिखा था जी 1 2 3 4 5 6 10, ऊपर से पढ़ेंगे। एक्स ने सैलरी पे किया, हो गया, रेंट पे किया 30,000 रुपये, लिखो यहाँ पे टू रेंट। चलो बताओ रेंट हमने पे कितना किया है? सर 30,000, यही लिखो। क्या रेंट भी कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या? सर हाँ, नीचे में कह रहा सर सैलरी ड्यू के बाद कि रेंट भी आउटस्टैंडिंग है। कितना बता रहा रेंट आउटस्टैंडिंग आपका? 8,000। तो जरा बताओ 30 + 8 बाहर कितना चला गया यहाँ पे? 38,000 का अमाउंट। तो रेंट हमारा यहाँ पे 38,000 आपका आ गया टोटल। एक्सपेंस आपका 38 है, इतना पे कर दिया, इतना पे करना बकाया। आगे बढ़ना। यहाँ मकसद सिर्फ हमारा एक्सपेंस इनकम का है करंट ईयर का। और क्या था जी? कमीशन भी हमने पे किया बच्चे, यहाँ लिखो 2 कमीशन। कुछ बकाया उसमें है नहीं, इसलिए पूरे 5,000 को हम बाहर लिख सकते हैं। 5,000 आपका कमीशन आपका हो गया। कहता है कि 1 अक्टूबर को एक्स ने लोन लेना थोड़े को यहाँ पे आएगा। लोन लेना तो लायबिलिटी होता है, लेकिन लोन पे जो इंटरेस्ट है बच्चे, इंटरेस्ट वो तो हमारा एक्सपेंस है।
लेकिन सर इंटरेस्ट तो पे हुआ नहीं है। तो हमने कहा तो अरे पे हुआ चाहे पे ना हुआ, आपने लोन का बेनिफिट लिया ना, करंट ईयर में लोन यूज किया ना, तो उसमें जो इंटरेस्ट पे करोगे वो एक्सपेंस होगा, चाहे पेमेंट हुआ चाहे पेमेंट नहीं हुआ। पे हुआ तो कैश में से माइनस हो जाएगा, नहीं तो फिर लायबिलिटी बन जाएगा, बट एक्सपेंस तो दिखाना पड़ेगा। यानी कि मेरे बच्चे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी आपको यहाँ दिखाना होगा एक्सपेंस ग्रुप में। अमाउंट कितना था 7500, याद कीजिए आपने रिकॉर्ड किया था। ये इंटरेस्ट क्योंकि पे नहीं हुआ था इसलिए बैलेंस शीट में चला गया था लायबिलिटी ग्रुप में। जब हमने बैलेंस शीट बनाया था वहाँ मतलब था जी सिर्फ एसेट्स लायबिलिटी से, यहाँ पे हमें 1 साल के एक्सपेंस इनकम को रिकॉर्ड करना है। और आगे बढ़ो, क्या बता रहा आपको यहाँ पे, वो कहता है क्वेश्चन में कि उसने 1 लाख का एडिशनल कैपिटल दिया, वो थोड़े बैलेंस शीट में आएगा, सॉरी प्रॉफिट लॉस में आएगा। फिर कहता है कि सैलरी ड्यू है, हो गया, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोलता है। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि हम इसका बेनिफिट ले चुके हैं। लिखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना जी 2 चीज़ पे, एक तो बिल्डिंग पे भी कह रहा है चार्ज करो, बिल्डिंग, और एक आपका फर्नीचर। जरा बताओ बिल्डिंग आपने कितने का परचेज किया था सर? 4 लाख का, तो 10% यानी कितना चार्ज किया था आपने? पहले चार्ज किया बच्चे 40,000 और इसमें कितना 20,000, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया आपका 60,000। लो, सारे एक्सपेंस सारे इनकम यहाँ रिकॉर्ड हो चुके हैं। आप भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान जो प्रॉफिट यहाँ निकल के आए वो इससे आप मैच करा देना। अगर मैच हो गया तो आपके सर ने बिल्कुल सही काम किया बच्चे, लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो आपने कुछ गलत काम किया होगा, सर ने थोड़े गलत काम किया होगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। आओ चेक करते हैं। ये हो गया 510, 5,10,000 का अमाउंट। तो 5,10,000 यहाँ लिखा। अब एक काम करो, 5-10 में से इनको माइनस करो, कितना हो गया 16,000, यहाँ माइनस किया हमने। फिर आपका 32,000 का अमाउंट, फिर माइनस कीजिए 38,000, भगवान जी आंसर मिला देना प्लीज़। फिर आपका 12,500 का अमाउंट, भगवान जी आंसर मिला देना प्लीज़। और फिर माइनस किया आपने 60,000, भगवान जी प्लीज़ आंसर मिला देना। लो, आपका सेम प्रॉफिट आ गया। यानी कि मेरे बच्चे यहाँ भी जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आपका 3,51,500 का अमाउंट निकल के आया। ये सेम प्रॉफिट आ गया जो प्रॉफिट आपने यहाँ निकाला था। बिल्कुल हमने सही काम किया है। आप प्लीज़ कॉपी कर लो, प्लीज़ कॉपी कर लो। यहाँ पे हो गया सर, हो गया सर। ये तो मतलब आप कहना क्या चाहते हो? अब क्या कहूँ? अरे सारी बात तो मैंने कह दी क्वेश्चन के साथ। आपका हमने कह दिया कि स्टेटमेंट ऑफ अ फेयर मेथड एंड कन्वर्जन मेथड में आपका सेम आंसर निकल के आएगा। स्टेटमेंट ऑफ अ फेयर मेथड में आपने क्या किया है कि वहाँ पे बैलेंस शीट में जो आइटम्स थे कैपिटल को लेकर, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल ड्रॉइंग, उससे प्रॉफिट निकाला। इस मेथड में जब हम बात करते हैं कन्वर्जन मेथड का, तो कुछ नहीं, हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाना होता है। और क्योंकि वही क्वेश्चन है, वही सवाल है, तरीके दो अलग है। इससे जो प्रॉफिट आएगा सेम प्रॉफिट आपका यहाँ पे निकल के आएगा। कुछ नई बात थोड़ी कर रहा हूँ जी आपका, किसी भी क्वेश्चन में सर। हाँ, किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दोनों के दिए रहेंगे तो आप दोनों से प्रॉफिट निकालना सेम निकल के आएगा। ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा और हमेशा आपका होगा। आई बात समझ में? यहाँ पे बात समझ में आई सर? हाँ सर, बात समझ में आई। चलिए, आज हम इतनी बातें करेंगे बच्चे। इसके आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। आपको सिर्फ एक काम करना है कि इसका प्रॉपर आपने रिवीजन कर लेना है। जब मेरी दूसरी क्लास में आप मिलेंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। और आप जहां भी बैठे हो आपको ध्यान रखना, कहीं भी परेशानी क्रिएट नहीं होगी। अगर इनकेस कोई होती है, जो चांस है कि बिल्कुल नहीं होगी बच्चे, फिर भी अगर होती है, क्योंकि इतने सारे माइंड है, तो कोई बात नहीं, आप ना मुझे कॉल करके मुझे आप किसी भी सवाल का जवाब ले सकते हैं। आपको 4 × 9631597 पे आपने कॉल करके मुझसे आपसे जवाब लेना है। मुझे कभी परेशानी क्रिएट नहीं होगी, मैं हमेशा जवाब दूंगा। जो टाइम आपको पीरियड अलॉट किया रहेगा उस पीरियड में आप मुझे फ़ोन करके जितने सवाल पूछने हैं उतने पूछेंगे। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, हमेशा, क्योंकि मेरा जन्म ही आपके लिए हुआ है। तब तक आप सबको बच्चे बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।